So, I'm Mrs. Uzma Imran. You might know me. I'm teaching physics in A levels in Lahore Elma, in LGS OPF, in LGS Model Town, in Learning Alliance, in Roots Millennium, and in ISL now. So, that is all. मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज़्यादा मुझे कोई कुछ करना चाहिए. Introduction में I'm proceeding with Sana. There are 8 people in the building. आपने कर दिया? Okay. हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक बाय टॉपिक. आप लोगों को क्वेश्चन एंड आंसर्स की इजाजत फिलहाल मैं नहीं दूंगी. We'll have a question and answer session afterwards. आप उसमें मुझसे क्वेश्चन पूछ लेंगे. इस वक्त मैं स्ट्रेट अवे तेजी से सिलेबस पे जा रही हूँ. हम हर सिलेबस के की पॉइंट्स सुनेंगे जो कि एग्जाम में आ सकते हैं. उसके डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको, और उसके बाद I'll give you 30 minutes to ask questions from you. इस तमाम सेशन की रिकॉर्डिंग आपको ग्रीन हॉल से मिलेगी. ग्रीन हॉल के पास रिकॉर्डिंग पड़ी हुई होगी. आप में से जिसको चाहिए आप ग्रीन हॉल वालों से वो रिकॉर्डिंग ले सकते हैं. ठीक है. We'll start with units and measurements. सबसे पहली चीज कि आप किस किस चीज से लेंथ को मेजर कर सकते हो. That is tape, that is meter rule, that is micrometer, screw gauge. मीटर रूल की रेंज जो है वो ज्यादा होती है और जो मेजरिंग टेप है उसकी जो रेंज है वो कम होती है. ठीक है. मीटर रूल की रेंज ज्यादा होती है और मेजरिंग टेप की एक मिनट सना somehow or the other मेरा पेन गायब. सलाम. मेरा पेन नहीं है यहाँ पे. मैंने शेयर को होस्ट बनाया आपको इसलिए मेरा पेन चले. मेरा एनोटेट किधर है? मेरा एनोटेट गायब हो गया. उससे हटाती हूँ तो मेरा एनोटेट वापस आ जाएगा. हाँ. और अब मुझे हटाना नहीं आता. मेरे पास कोई नाम नहीं आ रहा. विड्रॉ को होस्ट परमिशन अभी मैं विड्रॉ कर लेती हूँ. ठीक है. जी 1 मिनट बच्चों. Okay, so we'll start with meter rule. Somehow or the other मेरे पास writing tablet annotate गायब हो गया. जी बेटे आप लोग अपने क्वेश्चंस मुझे चैट बॉक्स में भेजते जाओ और मैं उनको ओके. सो मीटर रूल जो है हमारा उसकी रेंज कम है. टेप की रेंज ज्यादा होती है. वो तमाम चीजें जिनकी लेंथ ज्यादा होगी उनको आप मेजरिंग करोगे. नंबर 2 वो चीजें जो फ्लेक्सिबल इन लेंथ हैं, जो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल वो आपसे बोलेंगे तो आप उसको मीटर रूल से कभी मेजर नहीं करोगे. हर वो जो कि स्ट्रेट एनफ ना हो उसको आप मेजरिंग टेप से मेजर करोगे. उसको यूज करने का क्या तरीका है? माइक्रोमीटर और वो तमाम लेंथ्स which are smaller than 2 सेंटीमीटर उनको आप यूज करोगे माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के. दूसरा सवाल जो वो आपको देते हैं वो आपको कहते हैं कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज को यूज कैसे करना है. वो लेंथ आपको मालूम
कि आप माइक्रोमीटर स्क्रू गेज को ऐसे यूज करते हो कि ये आप लीनियर लेंथ को मेजर करते हो और सर्कुलर लेंथ को यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 0.01, यू विल ऐड इट इन मेन स्केल रीडिंग। लाइक यहाँ पर मेरे पास जो रीडिंग है वो तकरीबन 5 है, 6 है, दिस इज 6.5, दिस इज 6.5। सो मेरी जो मेन स्केल रीडिंग है दैट इज 6.5 सेंटीमीटर मिलीमीटर, एंड क्योंकि ये हमेशा मिलीमीटर में होता है। और फिर आप इसको इस लेंथ को आप मल्टीप्लाई करते हो, ये दिस इज 14 को आप मल्टीप्लाई करोगे बाय 14 को आप मल्टीप्लाई करोगे बाय 0.01, 14 को मल्टीप्लाई करोगे बाय 0.01, और आई एम सॉरी बच्चों, ये बीच बीच में बच्चे आ रहे हैं, सो आई हैव टू स्टॉप, मैं छोड़ दूं। ओके, बिल्कुल सही, आप लोग सही कह रहे हो। सो दिस इज 7 point, this will be 7.5 plus 0.14, so it will be 6.5 मैंने गलत लिखा है, this is 7.5 plus 0.14, so it will be 7.64। अब वो तमाम थिन वायर का डायमीटर विल ऑलवेज यूज माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, क्योंकि वो 2 सेंटीमीटर से छोटा है। जिसकी लेंथ 50 सेंटीमीटर है आप यूज करेंगे मेजरिंग टेप। वर्नियर कैलिपर इज नो मोर इन योर सिलेबस, वो पढ़ाने की जरूरत नहीं। इसी चैप्टर में से आपको सवाल आता है वेक्टर एडिशन का। वेक्टर एडिशन में याद रखिए वो 2 किस्म के सवाल पूछेंगे। एक वो आपसे पूछेंगे हेड टू टेल रूल एंड पैरेललोग्राम लॉ के बारे में। हेड टू टेल रूल में आपको पता होना चाहिए कि is joined with the tail of one vector is joined with the head of one vector is joined with the tail of the second vector, और जो है वो हम लेते हैं from tail of first vector to the head of last vector। और जब कभी आपका हेड टू टेल रूल होगा तो आपका एक ट्रायंगल बन रहा होगा। पैरेललोग्राम में कभी ट्रायंगल नहीं बनेगा। पैरेललोग्राम में 3 टेल्स एक जगह पर होंगी, जहाँ पे 2 टेल्स आपके हेड टू टेल रूल की हो, 2 आपके जी रामिस में आपके IGCSE के टॉपिक्स को भी कवर करूंगी। पैरेललोग्राम लॉ में आपकी 2 टेल्स ज्वाइन होंगी और तीसरी टेल जो है वो रिजल्टेंट होगी। अगर आपको उनके रिजल्टेंट का आंसर पता करना है तो F1 प्लस F2 अगर एंगल उनके दरमियान 0 है, एंड F1 माइनस F2 अगर उनके दरमियान एंगल 180 है, और पाइथागोरस थ्योरम अगर उनके दरमियान का एंगल 90 डिग्री है। ये तीन आपको वैल्यूज पता है, ये 3 आंसर्स आपको पता है। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन वो आपको दे देते हैं, ये वो आपसे कहते हैं ये 3 न्यूटन है, ये 4 न्यूटन है, इसका आंसर क्या होगा। अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये 2 टेल्स ज्वाइंट है, ये कभी भी ट्रायंगल नहीं बनना चाहिए, ये तीसरी भी जगह पर आनी चाहिए। सो दैट मीन्स कि A इज द राइट चॉइस। C क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि C में इन 2 टेल्स के साथ हेड हो गया है, विच इज रॉन्ग। B और D क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि B और D में ट्रायंगल बना हुआ है। ट्रायंगल जब 2 टेल्स ज्वाइन हो तो ट्रायंगल नहीं बनता। इसी तरह इन्होंने ये एक और सवाल दिया हुआ है 9 एंड 12 न्यूटन का। आपको यहाँ पे भी पता होना चाहिए कि डायगोनल ये 2 टेल्स ज्वाइन है तो तीसरी भी टेल ज्वाइन होनी चाहिए। अब इसका आंसर क्या होना चाहिए ये आपको पाइथागोरस थ्योरम से पता चल जाता, क्योंकि ये 90 डिग्री पे आपको नजर आ रहा है। तो आप √12 स्क्वायर 9 स्क्वायर जब कर लोगे तो वहां से आपके पास आंसर इसका निकल आएगा। सो पहला तरीका, पहला मैंने आपको ये बता दिया कि वो आपको एक डायग्राम देके पूछेंगे कि कौन सा रिजल्टेंट है, उसमें आपने हेड टू टेल रूल देखना है या पैरेललोग्राम लॉ देखना है। अगर 2 टेल्स ज्वाइन है तो तीसरी भी टेल उधर ही आनी चाहिए, और अगर पैरेललोग्राम और अगर हेड टू टेल है तो फिर इट शुड बी अ ट्रायंगल। इसी तरह वो आपसे कहते हैं कि जी रिजल्टेंट बताओ। रिजल्टेंट बनाने के लिए आपको मैंने अभी बताया, जैसे वो कहता है कि 30 न्यूटन है और 50 न्यूटन है, which could not be resultant। अब मैक्सिमम अगर ये 0 डिग्री पर है, अगर ये एक ही डायरेक्शन 30 प्लस 50 इज 80 न्यूटन। सो मैक्सिमम आपका आंसर हो सकता है 80 न्यूटन। मिनिमम आपका आंसर क्या हो सकता है 30 माइनस 50 दैट इज 20 न्यूटन। अगर वो एक दूसरे डाउन कर रही होंगी
तो 50 माइनस 30 विल बी 20 न्यूटन। दैट मीन्स 20 से लेके 80 तक के दरमियान आंसर है। नाउ दिस ए 10 be the answer from here। हमें अगर कोई एंगल भी नहीं पता तब भी हमें पता है कि इसका जो आंसर लाई करता है, जो रेंज आंसर की, वो F1 प्लस F2 से लेके F1 के दरमियान है। सो 10 न्यूटन कैन नॉट बी द आंसर। जी जी बेटे, को अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी मसला है, तो आप उसको अपने क्वेश्चंस को रख ले। मैं आखिरी 5 मिनट में, आखिरी 30 मिनट्स में आपको टाइम दूंगी। इस नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। वो कहता है ये फोर्स कैन हैव एनी वैल्यू फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। 0 to 90 का मतलब है कि अगर 0 डिग्री है तो 3 + 4 आंसर होना चाहिए 7 न्यूटन, और अगर 90 डिग्रीज है तो √4 square + 3 square, that the answer is 5 न्यूटन। सो इसका आंसर 7 न्यूटन से लेके 5 न्यूटन के दरमियान है और कुछ नहीं हो सकता। सो दैट मीन्स कि ये जो this cannot be the answer, this is not possible। ये आपकी वेक्टर एडिशन हो गई। स्केलर और वेक्टर से बहुत आसान सवाल आता है। स्केलर और वेक्टर से सिर्फ आता है कि स्केलर क्या और वेक्टर क्या, और आपको वो बातें पता होनी चाहिए कि स्पीड स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है, आपका मैस स्केलर है, आपका डिस्टेंस स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, टेम्परेचर स्केलर है। ये सारी जो हैं स्केलर और वेक्टर्स में जो फर्क है वो आपको क्लियर कट पता होना चाहिए। इसके सवालों में कोई एम्बिग्यूटी नहीं होती, कोई कंफ्यूजन नहीं होता। सिर्फ वो ये पूछते हैं कि स्केलर क्या है और वेक्टर क्या है। स्पीड के बारे में वो आपसे 2 किस्म के सवाल पूछ सकते हैं। एक वो आपसे पूछ सकते हैं कि स्पीड, एवरेज स्पीड निकालो, और एवरेज स्पीड में हमेशा टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम है। जैसे ये अक्टूबर नवंबर 15 वाला सवाल है। टोटल डिस्टेंस आपने लिया 8 + 3 + 5 16, और टाइम को आपने आवर्स में चेंज किया। क्यों आवर्स में चेंज किया, सेकंड में क्यों नहीं चेंज किया? इसलिए कि जब तुम लोग यहाँ पे you see it is in kilometers per hour, it is not in seconds, so you will not convert it in seconds। अपने आंसर को देखा करोगे, एक नजर देखोगे, और एक बात याद रखना कि for O level people you have got just 1.5 minutes for doing each MCQ। 1.5 मिनट में आपने उस MCQ को पढ़ना है, उसे कॉम्प्रीहेंड करना है, उसे सॉल्व करना है, उसे शेड करना है और उसे चेक करना है। आप लोग टाइम कॉन्स्ट्रेंट हो, बहुत इजी मत लेना। दूसरी बात जो मैं आपको बताती हूँ कि आपका परसेंटाइल बहुत ऊपर जाएगा। मैं आजकल बच्चों को जैसे पढ़ता हुआ देख रही हूँ तो उनका परसेंटाइल में मान ही नहीं सकती कि 33 पर ए। आपका ए सीधा सीधा 35 या 37 के दरमियान लाई करेगा, और अगर आप 32 31 पे आते हो तो आप सी या डी पर आ रहे हैं। ये बात मैं आपको अभी से वार्न कर रही हूँ। लिहाजा आपको अच्छी स्पेशल एवरेज स्पीड के लिए आपको टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम करना है, और सवालों में हमेशा आंसर देख लिया करो कि आपका आंसर जो है वो क्या है, वो मीटर पर सेकंड में है कि किलोमीटर पर आवर में, इन अकॉर्डिंगली एक्ट किया करो। सो इसको आपने आवर में चेंज किया एंड देन यू। फिर आपके पास सवाल आता है कि वो आपसे पूछते हैं कि गिव टर्मिनल वेलोसिटी, ये गिव द स्पीड एट 4 सेकंड। अब आप उसमें टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम नहीं लगा सकते, उसमें आप टर्मिनल वेलोसिटी निकालोगे। आपने वेलोसिटी निकालनी है। अब आपको पता है कि यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी, ये आपकी टर्मिनल वेलोसिटी है यहाँ पर, ये और ये। लिहाजा अब आप ग्रेडियंट लो। 3 आपका इधर था और 0 आपका इधर था। एट द सेम टाइम ये 1 आपका इधर है और 2.5 इधर है। So this will be 3 over 1.5. So your answer will be 2 meters per second। यहाँ पे हर स्पीड को देख के आपने ये नहीं समझना कि यहाँ पे हमने एवरेज स्पीड लगा दी। नहीं, अगर वो किसी खास इंस्टेंट की स्पीड पूछेगा तो आप उस इंस्टेंट की स्पीड ग्रेडियंट से लेके बताते हो। वेलोसिटी में याद रखना डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होता है। वेलोसिटी के बारे में वो पूछेंगे स्केलर है कि वेक्टर है। दूसरी चीज वो आपसे वेलोसिटी की बताएंगे। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, नॉट डिस्टेंस ओवर टाइम। ये इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है और वो कहते हैं कि x to z, उसका जो पाथ फॉलोड था वो x से y पे गया। पहले वो x से y पे गया और फिर वो y से z पे गया। लेकिन जब
आप उसकी वेलोसिटी निकालोगे तो आप डिस्प्लेसमेंट लोगे सीधा सीधा x to z which is 2.4 किलोमीटर। सो 2.4 को आप डिवाइड करोगे टाइम से। टोटल टाइम आपका कितना है? 20 मिनट से या 30 मिनट से। वापस जाओ आंसर पे, इधर किलोमीटर पर आवर में आंसर नहीं दिया हुआ, सो आप इसे आवर में कन्वर्ट करने की कोशिश मत कीजिए। टेक इट एज किलोमीटर पर मिनट। उसने मिनट में दिया हुआ है, आप मिनट में ले लो, नो प्रॉब्लम। जब उसने दिया आप उसी चीज में उसको मेजर करोगे जी। एंड सो द आंसर इज ए। यस अरमान तुफैल, बिल्कुल सही, वेरी वेल डन। इसके बाद आगे चलते हैं हम। एक्सेलरेशन तीन किस्म की है, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, नेगेटिव है। तीनों किस्म की एक्सेलरेशन वो आपसे पूछेंगे और ग्राफ के लिहाज से पूछे। एक्सेलरेशन में वो दो किस्म के सवाल पूछेंगे। एक वो आपसे फॉर्मूला लगाएंगे a is equals to v minus u over t, एक वो आपसे फॉर्मूला लगवाएंगे f is equals to ma, और एक वो आपको ग्राफ देके बोलेंगे एक्सेलरेशन बताओ। एक्सेलरेशन के तीन फॉर्मूले आपके पास मौजूद हैं। एक्सेलरेशन के तीन फॉर्मूले आपके पास मौजूद हैं। एक मिनट। पहला फॉर्मूला a is equals to v minus u over t, f is equals to ma, और तीसरा वो आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ देंगे और आपसे ग्रेडियंट करवाएंगे। और ग्रेडियंट वो हमेशा स्ट्रेट उसका ही करवाते, कर्व लाइन का ग्रेडियंट आपसे नहीं कैलकुलेट करवाएंगे। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दो किस्म की है, उसको वो आपसे कैलकुलेट नहीं करवाएंगे। एक्सेलरेशन वो हमेशा आपसे यूनिफॉर्म ही कैलकुलेट करवाएंगे। नेगेटिव एक्सेलरेशन आपको पता है कि वो उसका डायरेक्शन दूसरी तरफ होता है, यानी कि वो जो है, एक मिनट, उसका डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव होता है, वो नेगेटिवली स्लोप्ड होती है। स्पीड टाइम ग्राफ देंगे, साथ डिस्टेंस टाइम ग्राफ देंगे। आपको पता है स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट होता है एक्सेलरेशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट होता है स्पीड, और एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ इज डिस्टेंस। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर जब आप को वो क्वेश्चन पूछ रहा है, ग्राफ्स में वो गेम प्ले करेगा जरूर। ये हो ही नहीं सकता कि ग्राफ में से क्वेश्चन ना आए, 100% क्वेश्चन है। यहाँ पे इस ग्राफ को देखोगे, यू कैन सी कि इट इज अ स्ट्रेट लाइन, दैट मींस के कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। और आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ में सिर्फ ये पता चलता है कि बॉडी एक्सेलरेट कर रही है कि नहीं। आपको ये नहीं पता चलता कि वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, कि वो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है या डिक्रीजिंग। ये ए वो ग्राफ है विच शोज एक्सेलरेशन। हम इसमें ये नहीं बता कांस्टेंट है कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। सो आप ए से आपको पता चल जाएगा कि एक्सेलरेशन है, बाकी वो अगर इंक्रीजिंग होगी या डिक्रीजिंग होगी वो हम नहीं बता सकते, वो वी कांट टेल। ये ग्राफ के ऊपर जरूर क्वेश्चन आएगा, ये बात मैं आपको अभी से बता रही। ग्राफ में वो आपसे ये भी पूछेंगे किस किस्म की मोशन है, वो आपसे ये भी पूछेंगे कि डिस्टेंस क्या है, किस किस्म की मोशन है। इसमें आपको ये पता, यहाँ पे जीरो एक्सेलरेशन है, यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, यहाँ पे जीरो एक्सेलरेशन है। ग्रेडियंट जितना ज्यादा होता है एक्सेलरेशन उतनी ज्यादा होती है, और ग्रेडियंट जहाँ पे जीरो हो वहां पे एक्सेलरेशन जीरो होती है। आई एम टॉकिंग अबाउट स्पीड टाइम ग्राफ। आई होप यू पीपल आर विद मी। आर यू पीपल भूल समझ आ रहे हैं, मेरे साथ चल रहे हो या कहीं खो गए हो? Are you people? Yes, I need a loud yes. I need a loud yes. Yes, कोई miss. आवाज नहीं आ yes, miss. Yes, you have my Okay. undivided attention. Okay, Yes. good, great. What is the distance traveled by the car in 4 seconds? आपको डिस्टेंस निकालना है 4 सेकंड्स में, एरिया अंडर द ग्राफ। अब आपको पता चल गया कि आपको इस टॉपिक में से सवाल ग्राफ दे के पूछा जाएगा, जो कि मेरे ख्याल में जरूर पूछा जाएगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ देंगे या स्पीड टाइम ग्राफ देंगे, और वो आपसे निकलवाएंगे या एक्सेलरेशन या स्पीड। तो ये तीन तरीके आपको आना चाहिए, इससे ज्यादा मुश्किल बात और वो आपसे नहीं पूछ सकते। ये एक क्वेश्चन था थोड़ा सा एम्बिग्यूटी वाला, जिसमें आप लोग कंफ्यूज होते थे। इसमें वो कहता है कि एट विच पॉइंट डिड ही रीच द बॉटम ऑफ द हिल। तो आपको पता होना चाहिए कि बॉटम ऑफ द हिल पे उसकी स्पीड मैक्सिमम होती है। सो जहाँ पे उसकी स्पीड मैक्सिमम है वहां पे टिक करके बॉटम ऑफ द हिल को आप ले लो, कंसिडर कर लो। सो बी इज द राइट चॉइस। ये इन्होंने हिल्स नहीं बनाई हुई बेटा, बी जो है वो हिल का टॉप नहीं है,
ये बहुत सारे बच्चों का ख्याल होता है कि इन्होंने हिल्स बना के दी हुई हैं और जो बी है वो हिल का टॉप है। नहीं, ये हिल्स नहीं, टाइम ग्राफ है। इसी तरह ये एक ग्राफ है जिसपे आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उसने एवरेज एक्सेलरेशन नहीं पूछी, उसने बोला एक्सेलरेशन एट 30 सेकेंड्स एट इंस्टेंट एक्सेलरेशन कितनी है। सो एट दैट इंस्टेंट जो एक्सेलरेशन है वो 0 है। व्हाई? क्योंकि अगर आप 30 पे देखो तो फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आपकी स्पीड चेंज नहीं होगी, आपकी स्पीड 0। फॉर दैट रीजन यहाँ पे आपकी एक्सेलरेशन 0 है। जब स्पीड चेंज ना हो रही हो, वेलोसिटी चेंज ना हो रही हो तो एक्सेलरेशन नहीं होती। सो द राइट टर्निंग आंसर पॉइंट भी है। जी बेटे, मिस वो टर्निंग पॉइंट भी था जहाँ एक्सेलरेशन 0 होती है। टर्निंग, आई डोंट गेट योर क्वेश्चन, दोबारा से बोलो। मिस मैं मैं कह रहा हूँ आंसर कर्व्स में मिनिमम ना, मैक्सिमम पॉइंट्स भी होते हैं ना, वो वाला मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट था। अब अरमान मुझे मैसेज करो, मुझे आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही, मुझे मैसेज करो। टर्मिनल वेलोसिटी एंड फ्री फॉल, टर्मिनल वेलोसिटी और फ्री फॉल याद रखो, ये दोनों कहानियां हमारी जिंदगी में आएंगी जब एक बॉडी वर्टिकली नीचे फॉल कर रही है। फ्री फॉल हमारी दुनिया में मुमकिन नहीं है। आई रिपीट, फ्री फॉल हमारी दुनिया में मुमकिन नहीं है। क्यों नहीं मुमकिन? बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस। क्योंकि जैसे जैसे हमारी स्पीड बढ़ती है वैसे वैसे एयर रेजिस्टेंस बढ़ती जाती है, और जब एयर रेजिस्टेंस बढ़ती है तो हमारी जो एक्सेलरेशन है वो कम होती जाती है, और एक स्टेज आती है कि हम टर्मिनल वेलोसिटी पर आ जाते हैं। आई रिपीट, टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब है कांस्टेंट वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब है कांस्टेंट वेलोसिटी। जब आपका वेट और एयर रेजिस्टेंस बराबर हो, जब आपका वेट और एयर रेजिस्टेंस बराबर हो। फ्री फॉल का मतलब है 0 एयर रेजिस्टेंस। फ्री फॉल तब होती है जब हम वैक्यूम में हो, या फ्री फॉल तब होती है जब आपने एक हैवी स्टील बॉल किसी शॉर्ट डिस्टेंस से, तो वो इतना शॉर्ट डिस्टेंस होता है कि अभी तक एयर रेजिस्टेंस उस पर अफेक्टिवली अफेक्ट नहीं कर रही होती। सो ये दो केसेस हैं जिसमें हम फ्री फॉल लेते हैं, वैक्यूम में फॉल कर रहा हो या एक हैवी बॉल शॉर्ट डिस्टेंस से गिरा जाए। अदरवाइज हमारी दुनिया में फ्री फॉल नहीं है, हमारी दुनिया में एयर रेजिस्टेंस होती है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हम टर्मिनल वेलोसिटी पर आ जाते हैं। इसका ये मतलब है कि जब कभी कोई बॉडी गिर रही होगी तो उसकी वेलोसिटी, उसकी एक्सेलरेशन को या तो आप लोग बोलोगे कांस्टेंट या बोलोगे डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का कोई कॉन्सेप्ट वर्टिकली फॉल करते हुए नहीं है। इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन नहीं हो सकती। मुझसे कुछ बच्चे ये बात पूछ रहे थे कि मिस ये आप इसको एक्सप्लेन कर दें, तो सुन लो। जब तक वो एक्सेलरेट कर रहा है, चाहे इंक्रीजिंग चाहे डिक्रीजिंग, तब तक उसका जो वेलोसिटी है वो बढ़ेगी। जब हम एक्सेलरेट कर रहा है तब तक उसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ेगी, चाहे वो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, चाहे वो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, चाहे वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, उसकी वेलोसिटी हमेशा बढ़ेगी। उसकी वेलोसिटी कब नहीं बढ़ेगी? जब वो टर्मिनल वेलोसिटी पे होगा या फिर डिसेलरेट कर रहा होगा। सो ये दो क्वेश्चंस मैंने दिखाए, इसमें ये टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंच गया है, इसका मतलब है कि अल्टीमेटली इट विल रीच एट 0 meters per second square and it would always start at 10. It would always start at 10. फ्री फॉल कर रहा है या टर्मिनल वेलोसिटी, स्टार्टिंग की एक्सेलरेशन 10 ही और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता 0 पर आ जाती है अगर वो टर्मिनल है। ये ग्राफ के लिहाज से अगर देखते हो तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन आपकी आएगी। ए इज द राइट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। What happens to the velocity and acceleration during the few seconds after release? टेबल टेनिस बॉल है, टेबल टेनिस बॉल हैवी नहीं होती, लिहाजा उसकी वेलोसिटी तो खैर इंक्रीज करेगी, वो नहीं डिक्रीज कर सकती क्योंकि वो डिसेलरेट नहीं कर रहा। अगर वो टर्मिनल वेलोसिटी पे भी आता है तो भी उसकी वेलोसिटी डिसेलरेट नहीं कर रहा, सो वेलोसिटी शुड नॉट डिक्रीज। सो रिमेंबर, जब भी कोई चीज गिर रही है, अनटिल अनलेस उसके ऊपर पैराशूट खुल गया है, उसकी वेलोसिटी हमेशा इंक्रीज हो रही है। और एक्सेलरेशन, मैंने आपको दो बातें बताई, एक्सेलरेशन या कांस्टेंट है या डिक्रीजिंग।
एक्सेलरेशन आपकी इंक्रीजिंग नहीं हो सकती गिरते हुए. सो सी इज द राइट चॉइस जिसमें आपकी एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रही है. और अगर एक्सेलरेशन डिक्रीज भी कर रही है तो भी आपकी वेलोसिटी इन एनी केस. एंड उसके बिल्कुल साथ मैंने आपको एक और सवाल दिया है, why a heavy coin falls a short distance towards ground and it does not reach terminal velocity. ये बिल्कुल यहाँ पे टेनिस बॉल था इसलिए एयर रेजिस्टेंस इफेक्टिव थी. यहाँ पे हेवी कॉइन है और शॉर्ट डिस्टेंस है, लिहाजा एयर रेजिस्टेंस इफेक्टिव नहीं है. ठीक है, सो एयर रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं है एंड वेट इज ऑलवेज मोर देन एयर रेजिस्टेंस. वो टर्मिनल वेलोसिटी को नहीं पहुंचेगा. हो सकता है उसकी एक्सेलरेशन इंक्रीज कर जाए लेकिन वो टर्मिनल पे नहीं. आदम, आप आंसर्स जो रिपीट आपने करने हैं तो बोल दिया कर. ठीक है, आप लोगों को यू वांट मी टू गिव द आंसर्स एज वेल. अच्छा ठीक है बेटे, अब मैं आप लोगों को आंसर्स भी, अभी तो जो हो गया सो हो गया, इसके बाद में आइंदा से आपको आंसर्स भी बता रही हूँ. ठीक है मिस ओके. जी बेटे बोले. मिस मैंने पूछना था, अगर फॉर एग्जांपल जब हम लाइक पेपर्स करते हैं तो लाइक हमारे 37, 36 या 35 की रेंज में मार्क्स आ रहे हैं. मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करूं, मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप अपने क्वेश्चंस को साइड पे जॉट डाउन करके रखें. इसलिए क्योंकि पूरा सिलेबस जब मुझे 1.5-2 घंटे में करवाना है तो ये बहुत ज्यादा है और ये तो आसान चीज है, असल चीज तो इलेक्ट्रिसिटी. सो मुझे एक दफा करवाने दो, आप अपने क्वेश्चंस रख लो, उसके बाद जब मैं क्वेश्चन आंसर सेशन करूंगी तो आई प्रॉमिस मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी. आप में से जिसको जाना होगा वो चला जाए, लेकिन आप में से जो मेरे साथ रुका हुआ होगा, मैं वो मुझसे जितने क्वेश्चंस पूछेगा आई विल बी राइट हियर टू आंसर योर क्वेश्चंस. ठीक है, लेकिन इस वक्त मुझे एक दफा क्विक रैप अप करने दो. जी बेटे. प्लीज आंसर्स मार्क कर लें. मैं आंसर्स बेटा मार्क कर लेती हूँ. आज का दिन कुछ अल्लाह की तरफ से कुछ आजमाइश वाला है. पहले आप उनकी क्लास नहीं स्टार्ट हो रही थी, अब ऑल ऑफ अ सडन मेरा जो पेन है वो उसका आइकॉन गायब हो गया और मैं आप लोगों से नहीं कह सकती हूँ कि वेट करो. मैं चुप करके पढ़ाई जा रही हूँ. आपको पता है जो लोगों ने मुझसे पढ़ा हुआ है कि मैं बगैर पेन के नहीं पढ़ाती. अब वो पेन नहीं है, आई वंडर वो कहाँ गायब हो गया, मुझे नहीं मालूम. वो मेरी स्क्रीन पे कहीं भी नहीं आ रहा है. सो मुझे ऐसे ही चलना है. मैं इसके बाद आप लोगों को आंसर्स बताना शुरू कर दूंगी. यहाँ पे बैलेंस फोर्सेस में याद रखो कि दो बातें हो सकती है, या कांस्टेंट स्पीड या रेस्ट. जहाँ पे वो बोल देगा कि स्पीड कांस्टेंट है वहां पे बोलोगे बैलेंस फोर्सेस. जहाँ पे वो बोलेगा रेस्ट में वहां पे बोलोगे बैलेंस फोर्सेस. बैलेंस फोर्सेस मीन कि आपकी रिजल्टेंट फोर्स जीरो. पहले क्वेश्चन पर आ जाओ. A tractor pulls a trailer at a constant speed. The tractor exerts a forward force of 1600 newtons. What is the force exerted by the trailer? Constant speed, इसका मतलब है force balanced है, इसका मतलब है 1600 न्यूटन ही होगी. एंड बैकवर्ड, क्योंकि वो उसे फॉरवर्ड खींच रहा है तो वो जो फोर्स एक्सर्टेड बाय द ट्रेलर है वो बैकवर्ड होगी. इसी तरह इस सवाल में ये अगर रेस्ट पे है, इसने इसको रोका हुआ है, ये रेस्ट पे है, तो रिजल्टेंट फोर्स इसके ऊपर जीरो होगी. क्यों जीरो होगी? क्योंकि अगर कोई चीज रेस्ट पे है तो उसके ऊपर बैलेंस फोर्सेस जीरो होती है. ये कांस्टेंट हाइट पे जा रहा है कांस्टेंट स्पीड से एंड इट इज गेनिंग स्पीड. इसका मतलब है कि ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं ये कांस्टेंट नहीं होंगी. क्यों नहीं होंगी? क्योंकि कांस्टेंट स्पीड पे नहीं. सो टी विल बी मोर देन आर. हाँ, L would be equal to W, right? Because it is at a constant height. So ये बैलेंस फोर्सेस के साथ ये सवाल वो पूछेंगे. और एक ये सवाल है दिस वन. आई वंडर कि मेरा पेन किधर चला गया. 12 करने की कोशिश करती हूँ. सो क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को कंफ्यूज करता है. इस क्वेश्चन में वो कहते हैं व्हिच स्केल डायग्राम रिप्रेजेंट्स द थ्री फोर्सेस. एक फोर्स हमें नजर आ रही है इस डायरेक्शन में. ओके, एक फोर्स हमें नजर आ रही है इस डायरेक्शन में. दूसरी फोर्स वेट है वो हमें नजर आ रहा है इस डायरेक्शन. ये दो डायरेक्शंस हमें पता है. हमें तीसरी फोर्स, अगर ये बैलेंस फोर्सेस है तो इनको एक क्लोज लूप पे होना चाहिए. अगर ये क्लोज लूप में नहीं होंगे तो इनका एक रिजल्टेंट. फॉर एग्जांपल ये फोर्स है, ये दो टेल्स ज्वाइंट है और फिर ये उसके आगे हेड के साथ टेल है और फिर ये एक हेड ज्वाइन हो रहा है. वैसे ये सब कुछ गलत है.
टुगेदर चीज ही गलत। अगर आप ए में देखो तो वेट डाउनवर्ड है और टेंशन इस तरफ है, एंड रिजल्टेंट विल बी फ्रॉम दिस हेड टिल दिस टेल। इसका ये मतलब है कि देयर इज नो रिजल्ट। ये रिएक्शन जो है इसने इसके रिजल्टेंट को बिल्कुल काउंटर कर दिया, लिहाजा यहाँ पे ये फोर्सेस बैलेंस्ड है। मैं इसको दोबारा से समझाने की कोशिश करती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने समझाया। ए इज द राइट आंसर। मैं इसको दोबारा से समझा रही हूँ। जो मेरा रहा साफ पेन था वो भी गायब हो गया। अच्छा आ गया। अब देखो एक फोर्स ये टी ठीक है, ये डब्ल्यू ठीक है, ये दो फोर्सेस ठीक हो गई जो हमें नजर आ रही। इसमें ये टी का डायरेक्शन ही गलत दिखाया, इसमें ये टी का डायरेक्शन ही गलत दिखाया। अब बात रह गई ए और सी में। ए और सी में क्या फर्क है कि अगर मैं रिजल्टेंट बनाना चाहूं तो फ्रॉम द हेड ऑफ फर्स्ट टू द टेल ऑफ, फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट टू द हेड ऑफ सेकंड, ये रिजल्टेंट बनता है। और आर ने इसको बिल्कुल काउंटर कर दिया है। इसका मतलब है हमारे पास रिजल्टेंट 0 है, जबकि इसमें हमारे पास एक रिजल्टेंट इसका आर है और एक रिजल्टेंट आर का। तो ये एक रिजल्टेंट आ गया है, लिहाजा ये कभी भी बैलेंस्ड नहीं हो सकता। अगर ये नेल मूव नहीं कर रही तो इट शुड बी बैलेंस्ड, इट शुड बी इन इक्विलिब्रियम, इट शुड बी इन इक्विलिब्रियम, जो कि यहाँ पे नहीं हुए। अगर आपको एक क्वेश्चन अभी भी नहीं समझ आया तो लिख लो और मैं इसको एंड में दोबारा समझा दूंगी। कोलिजन्स के बारे में क्वेश्चंस है। वो कहता है कि देयर आर नो फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अगर फोर्सेस नहीं है मॉलिक्यूल्स के दरमियान तो ना उन्हें एक्सेलरेट करना चाहिए, ना उन्हें डायरेक्शन चेंज करना चाहिए, ना स्पीड चेंज होनी चाहिए, ना डायरेक्शन चेंज होना चाहिए। सो क्या होना चाहिए? दे शुड मूव विद कांस्टेंट स्पीड in a straight line. So D is the right choice. So D is the right choice. Okay. I'm getting unbalanced forces दो काम करती हैं। एक काम वो करती हैं कि वो सर्कल में मूव करवाती हैं। अगर unbalanced force perpendicular to the velocity हो, I repeat, अगर unbalanced force perpendicular to the velocity हो तो चीज हमेशा सर्कल में मूव करती है। इसी चीज को दोबारा से बोलते हैं। अगर कोई चीज सर्कल में मूव कर रही है तो देयर इज अ रिजल्टेंट फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द वेलोसिटी विल बी परपेंडिकुलर टू दैट। रिजल्टेंट फोर्स और एक्सेलरेशन हमेशा एक डायरेक्शन में, सो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन आर होगा, रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन आर होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन क्यू होगा। सो डी इज द राइट चॉइस। इसमें रिजल्टेंट फोर्स पूछ रहे हैं, रिजल्टेंट फोर्स पूछ रहे हैं ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, सो इट और डी। सो सर्कुलर मोशन अगर परपेंडिकुलर टू द मोशन हो तो वो हम सर्कुलर में होते हैं, अगर वो इन द डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में हो तो क्या हो, तो फिर बॉडी एक्सेलरेट करती है इन स्ट्रेट लाइन। ये तीन सवाल हैं और तीनों सवाल मैं करवाऊंगी आपको फॉर दिस। पहला सवाल है कि एक एरोप्लेन है, इसका लिफ्ट अपवर्ड है, फोर्स ऑन द व्हील अपवर्ड है, वेट डाउनवर्ड है, थ्रस्ट फॉरवर्ड है, एक्सेलरेशन 2 है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ 10 है। वो कहता है व्हिच इज द लार्जेस्ट फोर्स। अब जब हम कहते हैं व्हिच इज द लार्जेस्ट फोर्स तो हमें ये तो पता चल गया कि ये तो लार्जेस्ट फोर्स नहीं हो सकती, ये क्योंकि ये दोनों मिलके इसको काउंटर कर रहे हैं, तो ये दोनों तो लार्जेस्ट फोर्स नहीं हो सकती। अब जब मैं इसको देखती हूँ तो मेरे पास इसके लिए फोर्स आती है F इक्वल्स टू m में, और जब मैं इसको देखती हूँ तो मेरे पास फोर्स आती है W इक्वल्स टू mg, because mass is m and A is 10 and A is 2, मेरे पास ये फोर्स आ गई है 2 है, और यहाँ पे mass is m and g is 10 तो मेरे पास वेट आ गया है 10। सो मेरे पास जो वेट है वो लार्जेस्ट फोर्स है, फॉरवर्ड फोर्स कम है। इसी तरह वो कहता है ये दो ट्रॉलीज हैं, मैस जो y है इसका मैस 2m है, और नो सॉरी x का मैस 2m है और y का मैस m है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन? अगर एक्सेलरेशन ऑफ 2x is 2 तो ऑब्वियसली जिसका मैस कम है
उसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी। एक्सेलरेशन इज एफ ओवर एम, तो जब m कम होता है तो एक्सेलरेशन ज्यादा होता है, तो दैट मीन्स कि इसकी एक्सेलरेशन। इसी तरह व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द स्लेज, f इज इक्वल्स टू m में आप लगाते हो और याद रखो कि f हमेशा रिजल्टेंट फोर्स, फॉरवर्ड माइनस बैक। सो आपने 60 में से 20 माइनस करना है, सो 40 इज इक्वल्स टू 25 into a। ये चीज आसान है, a is equals to 1.6, so b is the answer। मिस इससे What is पिछला the वाला driving क्वेश्चन force? समझा दो। What is the driving force? अब वो resultant force हमसे नहीं पूछ रहा। I'm sorry बच्चों, मैं आपकी बात नहीं सुन रही है। Second one खतीजा, आप मुझे बताएंगी कौन सा वाला है, तो मैं आपको समझा देती हूँ। Which one is the second one? मिस्टर ट्रॉली वाला। ट्रॉली वाला, अच्छा ठीक है, मैं ट्रॉली वाला आपको दोबारा समझा देती हूँ। So what is the driving force? Driving force में आपको ये पता होना चाहिए कि आपका F is equals to ma में F जो है वो फॉरवर्ड फोर्स नहीं, F जो है वो फोर्स है फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, और इसको हमेशा यूं ही डालना। एंड मास इज 800 एंड एक्सेलरेशन इज 2.5 एंड बैकवर्ड वो कहता है 1200। तो इसको जब सॉल्व करते हो तो आपका करेक्ट आंसर आता है डी। ठीक है, उसको जब सॉल्व करते हो तो उसका करेक्ट आंसर विच इज द राइट चॉइस, क्योंकि आपने F इज इक्वल्स टू M में नहीं लगाना, आपने F फॉरवर्ड माइनस F बैकवर्ड इज इक्वल्स टू M में आपने लगाना है। आई एम प्रोसीडिंग बैक टू ये सेकंड वाला क्वेश्चन, इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ ट्रॉली Y क्या होगी अगर ट्रॉली X की एक्सेलरेशन 2 है और उसका मास डबल था, तो Y की एक्सेलरेशन उससे डबल होगी, आधा होगा, उसकी एक्सेलरेशन डबल होगी। अगर ये 2 था तो फिर ये 4 हो जाए। ठीक है, अगर ये 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन थी तो ये 4 मीटर पर सेकंड की एक्सेलरेशन हो जाएगी। वी आर प्रोसीडिंग फॉरवर्ड, टाइम हमारे पास कम है। मुझसे बस वन पहले वाले IGCSE आंसर बता people, दें। पहले वाले का आंसर इज वेट ऑफ द एरोप्लेन डी, दूसरे वाले का आंसर डी, तीसरे वाले का आंसर डी, ऑल 3 Ds। थिंकिंग डिस्टेंस एंड ब्रेकिंग डिस्टेंस, IGCSE पीपल, इट इज नॉट इन योर सिलेबस, आपको परेशान होने सुनने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको सुनने में कोई हर्ज भी नहीं। ब्रेकिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड थिंकिंग डिस्टेंस, आपको ये बात मालूम है कि ब्रेकिंग डिस्टेंस बना हुआ है थिंकिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग डिस्टेंस से मिलके, इन दो को ऐड करो तो ब्रेकिंग डिस्टेंस आता है। लिहाजा एक बात तो आपको फॉर श्योर है कि या आंसर 0 होगा या 2 और 3 होगा, 1 नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि इनमें से कोई एक चीज हो, क्योंकि जब एक चीज है तो साथ ही दूसरी चीज है ही। अब रोड इज ड्राई एंड देन रोड इज वेट, क्या फ्रिक्शन सिर्फ एक चीज को चेंज करेगी, स्टॉपिंग डिस्टेंस। थिंकिंग डिस्टेंस में तो आपने कुछ किया ही नहीं, अभी तो आपने ब्रेक ही नहीं लगाई, जब आपने ब्रेक ही नहीं लगाई है तो फर्क कैसे पड़ सकता। सो स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड ब्रेकिंग डिस्टेंस, सो 2 इज द, ये दो चीजें जो कि चेंज करेंगी, सो सी इज द राइट चॉइस। न्यूटन्स थर्ड लॉ आप सबके सिलेबस में, इसमें सीधी सी बात का सवाल पूछते हैं, आप गलती ये करते हो कि आप एक्शन और रिएक्शन को दो मुख्तलिफ बॉडीज पे नहीं एक्ट करवाते। इफ एक्शन इज वन बॉडी, रिएक्शन इज ऑन द अदर बॉडी। अगर मैं आपकी ठुकाई करूंगी तो चोट मेरे दिल पे भी लगेगी। सो दिस इज एक्शन एंड रिएक्शन। सो अगर पहली फोर्स है मून ड्यू टू अर्थ, तो दूसरी फोर्स होनी चाहिए अर्थ ड्यू टू मून, जो कि हमें PNR में नजर, D should be the right choice. I repeat, Newton's third law में सिर्फ वो आपसे pairs of forces निकलवाएंगे, और याद रखो forces में अगर एक चीज, एक बॉडी A पर है और दूसरी बॉडी B पर है, तो रिएक्शन में ये उल्टा हो जाए, बॉडी B और बॉडी A। तो ये आप ये गलती करते हो, इससे ज्यादा वो नहीं पूछते। मैस एंड वेट बहुत आसान है, मैं इसके ऊपर कोई टाइम लगाऊंगी। आपको पता है मैस कांस्टेंट है, वेट वेरी करता है। मैस फैन बैलेंस में, वेट न्यूटन मीटर में। मैस स्केलर है, वेट वेक्टर है, वो इन्हीं चीजों को पूछते हैं और वो कुछ ऐसी खास चीज नहीं पूछते। इसके ऊपर मैं टाइम नहीं लगाऊंगी। एक चीज जो आपको और पता होनी चाहिए कि मैस वो चीज है जो ना फोर्स से चेंज होती है, और मैस वो चीज है जो कि
रेजिस्ट करता है आपकी मोशन को या रेस्ट को। मैस जो है वो मेजर ऑफ इनर्शिया, लिहाजा ये दो बातें वो मैथ्स में पूछेंगे। पहली बात वो पूछेंगे फोर्स के साथ रिलेट करके, मैथ्स फोर्स से चेंज नहीं हो, ठीक है। और दूसरा वो आपसे ये 4-5 पॉइंट्स पूछेंगे। आगे चल रही हूँ, डेंसिटी पर आ रही हूँ। डेंसिटी किसी चीज की कांस्टेंट होती है। अगर दो सिलेंडर्स कॉपर के बने हुए हैं तो उनका कुछ भी साइज कर दो, छोटा बड़ा मोटा पतला, डेंसिटी शुड बी सेम। डेंसिटी साइज के साथ चेंज नहीं होती, डेंसिटी मटेरियल के साथ चेंज होती। सो डेंसिटी के बारे में ये 3 किस्म के सवाल वो आपसे पूछेंगे। एक, वो आपको एक मटेरियल का डिफरेंट साइजेस देके बोलेंगे किसकी डेंसिटी क्या है, तो सबकी डेंसिटी सेम। डेंसिटी जो है वो डिफरेंट नहीं हो सकती अगर मटेरियल है। दूसरा, वो आपको डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम लगवाएंगे। सो आपको वो इस फॉर्मूले को अप्लाई करवाएंगे, कोई एक चीज गायब हो। तीसरी, उन्होंने बोला है कि इन दोनों का मास सेम, इन दोनों के मास सेम, लिक्विड डिफरेंट है, तो इसकी डेंसिटी और इसकी डेंसिटी में क्या? आपको पता है डेंसिटी इज मास ओवर वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम ज्यादा है उसकी डेंसिटी कम हो। डेंसिटी इज मास ओवर वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम ज्यादा है, जो 3H में उसकी डेंसिटी 1/3 होगी, इसकी डेंसिटी 3 टाइम्स ज्यादा होगी Q से। So density of liquid P should be 3 times density of Q. So इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं। ये क्वेश्चन आप लोगों को अक्सर टफ टाइम देता है, ये डेंसिटी के साथ ही हम इसे लेके चलेंगे। आप लोगों को पता है कि इक्वल्स टू mg and m is equals to mass is equals to density into volume। अब डेंसिटी एंड वॉल्यूम जो है वो आपस में वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होता। सॉरी, ये डेंसिटी है। तो वाहिद चीज जो यहाँ पे वॉल्यूम है x3, यहाँ पे वॉल्यूम है 8। सो अगर इसका वेट है W तो इसका वेट होगा 8W, राइट? सो ये एक क्वेश्चन था जो कि आप लोगों को तंग करता था। कमिंग टू टर्निंग इफेक्ट, टर्निंग इफेक्ट में एक ही किस्म का सवाल आएगा, F1d1 is equals to F2d2। अगर तो वो आपसे पूछते हैं मोमेंट तो आप लगाते हो F into D, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और अगर वो आपसे पूछते हैं फोर्स या डिस्टेंस तो F1d1 is equals to F2d2। और आपको इक्विलिब्रियम में पता होना चाहिए कि मोमेंट, क्लॉकवाइज मोमेंट शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। अब अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो एक मिनट, मेरा रहा साहब पेन भी गायब हो गया है। अच्छा, आ गया, ओके। आई वंडर क्या हो गया, पेन कहाँ चला गया मेरा। सो दिस इज 8 न्यूटन and this is 12 Newton. So 12 into 2 is 24 and 8 into 2 is 16। यहाँ मोमेंट तकरीबन 8 न्यूटन मीटर का है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट से। सो अब क्या करें, अब हमें चाहिए क्लॉकवाइज मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा है। क्लॉकवाइज यहाँ पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं कि वो क्लॉकवाइज मोमेंट दे? जाहिर बात है इस डायरेक्शन में, तो ये फोर्स होगी अपवर्ड। अब यहाँ पे अगर मैं लगाती हूँ फोर्स तो मोमेंट यहाँ पे मेरे पास 4, 8 मुझे चाहिए टोटल मोमेंट, 4 है मेरे पास मोमेंट आर्म, सो मेरे पास फोर्स निकल आएगी 2। सो द राइट चॉइस विल बी 2 and upward। Is that clear? आगे चल रही हूँ, अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो प्लीज जॉट डाउन योर क्वेश्चंस। ये वो सवाल मैं आपको दे रही थी परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला, अगर तुम लोग इसको और से देखो तो ये PC is not the perpendicular distance, QC is not the perpendicular distance। perpendicular distance के लिए यहाँ पे वेट, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स लगाओ, यहाँ पे पिवट के दरमियान पिवट का लाइन ऑफ एक्शन लगाओ, and this is the perpendicular distance which is 0.3। so the total moment will be 0.3 into 2 and it will be 0.6 Newton meter। so A is the right
it should always be the perpendicular distance. What is the moment of force F? Once again, it should be the perpendicular distance. अगर ये force F है, ये इसका line of action है, तो L हरगिज perpendicular distance नहीं है. H pivot के साथ perpendicular distance. Perpendicular distance is clear cut D. So it should be F into D. So A is the right choice. I'm proceeding ahead. Center of mass. दो सवाल पूछेंगे वो इससे related. एक वो आपसे बोलेंगे center of mass किधर? तो बेटा mass distribution पे depend करता है. Center of mass distribution पे depend करता है. जिधर ज़्यादा mass है, center of mass वहाँ पर होगा. अब जहाँ भी आपको उन्होंने object दी होगी, उसको 4 quadrants में divide कर दो. 4 quadrants में divide कर दो. 4 quadrants में कैसे divide करोगे? ये एक मिनट बच्चों, ये मेरा I wonder आज पेन क्यों ऐसा मेरे साथ. ये एक quadrant, ये 2 quadrant. तो राइट वाले सेम है, लिहाजा सेंटर ऑफ मास कहीं मिडल में ही. नीचे वाले क्वाड्रेंट में ज्यादा मास है, ऊपर वाले में कम मास. सो आपका सेंटर ऑफ मास इस क्वाड्रेंट में होना चाहिए. सो सी इज द राइट चॉइस. राइट हो? ओके. आई एम प्रोसीडिंग नाउ. स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी दो चीजों पर डिपेंड करती है, बेस एरिया एंड हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ये चीज आपको रिपीट. जी मेरा बेटा, क्या कर दूं? दोबारा से बोलो. Ma'am, can you please repeat the previous question which you done now? ये वाला बेटा. Ma'am, let me know. Yes, ma'am, this one. ये वाला कि ये वाला? Ma'am, यही वाला. This one. Yes, ma'am. ओके बेटा, इसमें हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होता है. जहां पे फोर्स है वहां पे एक लाइन ऑफ एक्शन मैंने ड्रॉ किया, और जहां पे पिवट है दूसरा लाइन ऑफ एक्शन मैंने वो ड्रॉ किया. तो जहां पे उन दोनों लाइन ऑफ एक्शन को ड्रॉ करने के बाद एक लाइन ऑफ एक्शन ये ड्रॉ किया, एक लाइन ऑफ एक्शन ये ड्रॉ किया, इन दोनों के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मैं हमेशा बोलूंगी. सो इट विल बी 2 into perpendicular distance, which is whatever 0.3 meter here. So it will be A will be the right answer. चलो बेटे. Yes, ma'am, thank you. ओके बेटे. टिल्ट बस कब गिरेगी, टॉपल ओवर कब करेगी? जब इसका सेंटर ऑफ मास की लाइन इसकी इस बेस से बाहर निकल जाएगी. जब इसकी सेंटर ऑफ मास की लाइन, अब मेरे पास स्केल नहीं है एंड somehow the other आज मेरा पेन गायब हो गया. मैं हक्का कैसे हो सकता है? Where can my pen go? बट वो गायब हो गया, लिहाजा मैं ऐसी लाइन लगा रही हूँ. सी है, इट इज जस्ट अबाउट टू कम आउट ऑफ द लाइन. ये बी बाहर निकल चुका है. बहरहाल ये आप पेन से सीधी लाइन लगाओगे सिर्फ तभी आपको पता चलेगा. मेरे हिसाब से सी इज द राइट आंसर. आई माइट बी रॉन्ग. ठीक है. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सस्पेंडेड बॉडीज में सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बिल्कुल नीचे होता. सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के नीचे होता है, वरना वो चीज स्टेबल नहीं हो सकती. इसका मतलब है इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो बी पे लाई करता है, और इस ट्राई पे हमने ये पेपर क्लिप्स इसलिए डाले ताकि इसका सेंटर ऑफ मास इसके पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से नीचे आ जाए, वरना ये चीज कभी स्टेबल नहीं है. तो ये एक पॉइंट. और आगे चलते हैं हम. डिफॉर्मेशन आपको तंग करती है. उसके तंग करने की जो वजह है वो मैं आज क्लियर कर रही हूँ. और अब इसके बाद आप. जी बेटा. मिस वो बर्ड वाली क्वेश्चन का आंसर बता दो. बेटे कैन यू आंसर मी? कैन यू मैसेज मी? मैं मैसेज खोल के देखती हूँ, because I can't hear you properly. इसका आंसर है C, इसका आंसर है B. इसका आंसर है C, इसका आंसर है B. ठीक है.
ओके, डिफॉर्मेशन में आप लोगों को क्या करना है? डिफॉर्मेशन में मैं अंदाजा हो जाए कि मैं किस लेवल पे हूँ इस वक्त। अच्छा, 1 घंटा गुजर चुका है और हम अभी तक पहले सेक्शन पे हैं बेटे। अच्छा, आई नीड टू आप लोग जो डिफॉर्मेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो आपको ये नहीं पता चलता कि जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो लोड और लेंथ में नहीं है, वो एक्सटेंशन और लोड में। आप उसे लोड और लेंथ में कर देते हो और जब लोड और लेंथ में करते हो तो वो आपको गलत जवाब देता है। बहरहाल पहले तो ये मिस आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं मीटिंग लीव कर दी। बच्चों अभी मिस को टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लॉग आउट हुई हैं, अभी 2 मिनट में लॉग इन हो जाती हैं, आप वेट करें। ओके बच्चों, आई एम सॉरी। आप लोगों को पता होना चाहिए कि पैरेलल में कैन यू हियर मी प्रॉपर्ली? Yes, miss. Yes, miss. होना चाहिए कि अगर जो स्ट्रिंग है वो पैरेलल में लगेगा तो एक्सटेंशन टाइम्स कम हो जाएगी, और अगर वो सीरीज में लगेगा तो एक्सटेंशन उतने टाइम्स ज्यादा हो जाएगी। ये 90 न्यूटन था और ये 3 पैरेलल में लगे हुए हैं, लिहाजा ये जो इसकी जो भी एक्सटेंशन है वो 3 टाइम्स कम हो जाएगी। पहले 6 सेंटीमीटर थी फॉर 15 न्यूटन। खैरों में अपना ये पेन खोल लूं। आपके 15 न्यूटन पे 6 सेंटीमीटर, लिहाजा जब आपने 3 लगाए
तो वो 2 सेंटीमीटर रह गए, उसी 15 न्यूटन पे वो 2 सेंटीमीटर रह गई। और अगर आप उसे 90 न्यूटन कर देते तो 90 न्यूटन के लिए 2 मल्टीप्लाई बाय वॉट एवर, अपने उससे आप रेशियो प्रोपोर्शन से वो निकाल लोगे। सो अब क्या आंसर आ रहा है बच्चों, इसे कैलकुलेट करके मुझे बताओ। आई थिंक दिस इज वॉट एवर, कौन बता रहा है मुझे आंसर? 12। इज दैट सो? ओके, सो ये हमारे पास डिफॉर्मेशन का एक तरीके का हमने सवाल कर लिया। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी पूछते हैं, वो आपको पता है बी पे होती है। ये एक सवाल आपको तंग कर रहा है, वो कहता है इधर ये पैरेलल में है, जब आप उसे सिंगल लगाओगे तो इसकी एक्सटेंशन x से 2x हो जाएगी, और जब आप उसको सीरीज में लगा दोगे तो वो 4x हो जाएगी। सो दिस इज द राइट आंसर। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को तंग करता है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करती हूँ, इसे समझिएगा। और अगर नहीं आएगा तो फिर मैं आफ्टर द सेशन में करा दूंगी, क्योंकि वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम। हमने वो कहता है कि 100 ग्राम्स जब उसने लगाया मैस, उसने 100 ग्राम्स डाला था, तो उसकी लेंथ थी 27.2। आई रिपीट, हम लेंथ के साथ प्रोपोर्शनैलिटी नहीं चला सकते, हमारी प्रोपोर्शनैलिटी एक्सटेंशन के साथ है। 600 ग्राम्स पे वो लेंथ देता है 89.7 सेंटीमीटर। अब आप प्रोपोर्शनैलिटी लगा ही नहीं सकते हैं लेंथ की और लोड की, आप लगाएंगे चेंज इन लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लोड। चेंज इन लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लोड। सो जब लोड में फर्क पड़ा 500 ग्राम्स का, तो लेंथ में फर्क पड़ा, इन दोनों को माइनस करो, क्या आ रहा है? माइनस करो, दैट विल बी 5, दैट विल be 2, and that will be 62.5. So for 500 grams there is a change of 62.5 centimeter. So for 100 grams there will be a change of, इसको divided by मैं 5 करूं तो 5 1s are 5, 5 2s are 10, 12.5 I think. So for 100 grams there is a change in length of 12.5 grams, 12.5 centimeter. 27.2 सेंटीमीटर 100 ग्राम पे ऑलरेडी है। 200 के लिए मुझे another 100 ग्राम चाहिए, that means another 12.5 सेंटीमीटर चाहिए, and that will be 39.7. So C is the right choice. So C is the right choice. Proceeding ahead, pressure के बारे में कुछ नहीं बोल रही, बहुत आसान है। P1 V1 is equals to P2 V2, pressure is equals to force over area, and pressure is equals to rho GH. इसके अलावा इससे ज्यादा वो आपसे नहीं पूछते, आसान सी बात है। यहाँ पे देख लो, डेप्थ सबसे ज्यादा यहाँ पे। IGCSE पीपल, टू रिमाइंड यू कि आपके सिलेबस में डायरेक्टली हुक्स लॉ मौजूद है, लिहाजा वो आप लोगों से स्प्रिंग कांस्टेंट भी कैलकुलेट करवाएंगे, ग्राफ देंगे और आपसे बोलेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करो, तो F/x, F is equals to kx and F/x is the spring constant k। तो ये आप लोगों के सिलेबस में उसका ध्यान करना। बैरोमीटर वो आपसे पूछेंगे, ऊपर वैक्यूम होता है, और ये वाली जो लेंथ है ये आप लोगों को एटमॉस्फेरिक प्रेशर देती है। मैनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि एक्सेस प्रेशर ऑफ द गैस देता है, डज नॉट गिव द एक्चुअल प्रेशर। सो इट इज गोइंग टू गिव this length h would give you the difference between an R and S. It is not going to give you the actual pressure of gas R. मैं तेजी से आगे चल रही हूँ, ये आसान बातें। P1 V1 is equals to P2 V2. You should know कि अगर आप सिरिंज को पीछे खींचते हो बेटे, तो आपका वॉल्यूम ये वाला खत्म नहीं हो जाता, आपका ये वॉल्यूम एड अप होता है। अगर आपने सिरिंज का वॉल्यूम था 12, तो देयर विल बी अ टोटल वॉल्यूम ऑफ 15। आप लोग क्या गलती करते हो, आप P2 आप V2 ले लेते हो 12, और आपका आंसर गलत हो जाता है, और उन्होंने बड़ी चालाकी से वो जो आंसर है वो दिया होता है, लिहाजा आप कहते हो निकल आया। याद रखो कि जब आप एडिशनल वॉल्यूम दे रहे हो तो पिछला वॉल्यूम खत्म नहीं हो रहा, पिछला वॉल्यूम इज देयर, ठीक है। सो उस वॉल्यूम को डाला करो। ओके, यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि आपके सिलेबस में नहीं, ये फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रही हूँ, और आप में से बहुतों को ये फॉर्मूला आता भी होगा। जब कभी ये पास्कल्स लॉ वाली कहानी चल रही होती है तो सबसे आसान फॉर्मूला है F1/A1 is equals to F2/A2। F1/A1 is equals to F2/A2। यहाँ से आप प्रेशर एट द स्लेव सिलेंडर निकाल सकते हैं,
और फिर उस प्रेशर से फोर्स एट द स्लेब सिलेंडर निकाल सकते हैं, और चूंकि उसने एरिया दिया हुआ है तो वहां से आप प्रेशर भी निकाल सकते हैं। अगेन आई एम मूविंग अहेड, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी पे हम ज्यादा टाइम दे दें, इसलिए मैं तेजी से आगे चल रही हूँ। ये वाला आपको एक एनर्जी सोर्सेस पे हम आ गए। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, वो आपसे लगवाएंगे। एनर्जी लॉस की वजह जो है वो फ्रिक्शन होती है, और फ्रिक्शन की वजह से आपकी एनर्जी लॉस्ट होती है। ये एक ट्रिकी एमसीक्यू था जिसमें पूल में उसने डाइव करवाया था। जब उसने पूल में डाइव करवाया तो जाहिर बात है उस वक्त उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी थी और पोटेंशियल एनर्जी भी थी, और चूंकि वो स्लो डाउन हुआ तो इसका मतलब है वो दोनों एनर्जी सिर्फ थर्मल एनर्जी में चेंज हो रही हैं। सो ये मई जून 13 का जो क्वेश्चन है इसका आंसर है सी। इसमें आप mgh, अच्छा एक बात और याद रखना कि पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी दोनों एक ही चीज के दो नाम है। जहां कहीं पे भी वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी या पोटेंशियल एनर्जी होगा तो mgh ही लगाओगे, एंड h would always be the perpendicular height। उसके बाद आप आ जाओ, in which situation there is no transfer of energy and spacecraft orbiting the earth at constant height। ये सवाल मैंने इसलिए किया है क्योंकि थोड़ा सा आप लोगों को ये ट्रिक करता था। जब वो कांस्टेंट हाइट पे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हुई, और वो जो स्पेस क्राफ्ट घूम रहा है चूंकि रिजल्टेंट फोर्स इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, और जो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड है वो इट इज नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तो नो वर्क इज डन बाय दैट फोर्स। दैट्स व्हाई डी इज द करेक्ट आंसर। प्रोसीडिंग फॉरवर्ड, मैं इसमें से किसी चीज को ज्यादा नहीं छेड़ रही हूँ, ये आसान चीजें हैं। आपको पता है कि mgh इसमें लगना है, हाइट 10 होनी चाहिए। रीन्यूएबल सोर्सेज आपको पता है आपकी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ दो हैं, और वो दो रीन्यूएबल सोर्सेज कौन सी हैं? एक फॉसिल फ्यूल्स और एक न्यूक्लियर। बाकी तमाम सोर्सेज ऑफ एनर्जी आपकी रीन्यूएबल है, नॉन रीन्यूएबल ये दो हैं। मैं शायद गलत बोल गई, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। न्यूक्लियर एंड fossil fuels are the non-renewable sources of energy. The rest are renewable sources of energy. Work done against gravity आप निकाल लोगे। एक चीज और याद रखो, काइनेटिक एनर्जी में जब वेलोसिटी आपकी डबल होती है तो आपकी काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाती है, क्योंकि v जो है वो स्क्वायर के साथ है। आई एम प्रोसीडिंग अहेड। पावर वर्क डन ओवर टाइम, बड़ा टिपिकल उनका क्वेश्चन है कि पावर में वो ये 6 ब्रिक्स को अल्फाबेट में लिख देते हैं, डिजिट में नहीं लिखते। गौर करना, ध्यान करना, पेंसिल से अंडरलाइन करना। ये उन्होंने जरूर 6-8 ब्रिक्स दी होती हैं जो कि उन्होंने डिजिट में नहीं लिखा होता, तो आप लोगों को पता ही नहीं चलता कि ये 6 ब्रिक्स भी इधर मौजूद है। सो दिस इज पावर इज वर्क डन ओवर टाइम। वर्क डन कुछ भी हो सकता है, हाफ mv स्क्वायर भी हो सकता है, mgh भी हो सकता है, f into d भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग। Efficiency is याद रखो यूजफुल आउटपुट ओवर टोटल इनपुट, और यूजफुल आउटपुट आप की अगर ऊपर एनर्जी है तो नीचे भी एनर्जी, अगर ऊपर पावर है तो नीचे भी पावर। ठीक है, सो एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हुए ये जरूर ध्यान करना, जैसे यहाँ पे इन्होंने पावर दी हुई है और यहाँ पे एनर्जी दी हुई है, तो ये नहीं चलेगा। इसको चेंज करो पावर में, 27/3 करके चेंज करो पावर में, और उसके बाद उसको एंटर करो। Okay, I'm proceeding now. ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी, कंडक्शन के बारे में सवाल ही एक पूछते हैं। एक बात तो पूछेंगे कंडक्शन नॉर्मल कैसे हो रही है, वाइब्रेशन से, और फिर वो पूछेंगे मेटल्स में कैसे हो रही है, फ्री इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से। ठीक है, मेटल से एंड फ्री इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से। बाकी लिक्विड ये सारी चीजें दे आर बैड कंडक्टर्स। ठीक है, उसके अलावा कन्वेक्शन जो है आपको पता है। अच्छा बेटा ये याद रखना कि मॉलिक्यूल्स नेवर एक्सपैंड, molecules never expand. ठीक है, they just move further apart. Convection is possible only by heating at the bottom or cooling at the top. By cooling at the bottom or heating at the top cannot create a convection current. रेडिएशन वो चीज है जो कि वैक्यूम में भी हो सकती है। रेडिएशन 3 चीजों पर डिपेंड करती है, सरफेस एरिया पर, टेम्परेचर पर, डल ब्लैक सरफेसेस पर। अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो रेट ऑफ रेडिएशन ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा है रेट ऑफ रेडिएशन ज्यादा होगा, डल ब्लैक सरफेसेस है रेट ऑफ रेडिएशन ज्यादा होगा। IGCSE पीपल, आप लोगों का बीच में एक टॉपिक है मोमेंटम, जो कि रह गया है, जो कि मैं आपको बाद में करवा दूंगी।
ऐसा लगता है कि मैं आपको कल आधा घंटा दे दूंगी और उसमें करवा दूंगी। सो ये रेडिएशन है। रेडिएशन जो है वो कंडक्शन और कन्वेक्शन ये ग्रिल से नीचे नहीं हो सकती। व्हाई? बिकॉज एयर इज अ बैड कंडक्टर एंड देन कन्वेक्शन, मैंने आपको बोला कि बाय हीटिंग एट द टॉप कैन नॉट क्रिएट कन्वेक्शन, कैन नॉट क्रिएट कन्वेक्शन। तो यहाँ पे जो खाना पक रहा है वो सिर्फ और सिर्फ रेडिएशन से पक रहा है और हमारे जमीन पे जो एनर्जी आ रही है वो सिर्फ रेडिएशन से आ रही है। टेम्परेचर एक बहुत पेट टॉपिक है उनका फॉर पेपर 1। टेम्परेचर को जरूर पूछते हैं। टेम्परेचर की क्या क्या पॉइंट्स हैं? कंस्ट्रक्शन की होती है टू स्टॉप द बैक फ्लो ऑफ द मर्क्यूरी टू द बल्ब। सेंसिटिविटी किस पे डिपेंड करती है? इंक्रीजिंग द मर्क्यूरी इन द बल्ब एंड नैरोइंग द डायमीटर ऑफ द बोर। और रेंज किस पे डिपेंड करती है? डिक्रीजिंग द मर्क्यूरी इन द बल्ब, वाइडनिंग द डायमीटर ऑफ द बोर, या लेंथ को इंक्रीज कर दो बोर को। ये 3 फैक्टर्स हैं रेंज के। लीनियरिटी, equal change on the scale for equal change in temperature. Quick acting, less mercury in the bulb and thin glass wall. I'm sorry if I'm too fast. I wonder what to do. I have to. Okay. So constriction की reason आपको पता है, to stop the mercury from going back to the bulb, और greater sensitivity उसकी होगी जिसकी diameter narrow होगा, greater range उसकी होगी जिसका diameter wider होगा। और इस तरीके से ये भी हो गया है। आई एम प्रोसीडिंग अहेड। यहाँ पे आप मार्क खाते हो। ये वो क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को नहीं पता चलता। प्रॉब्लम फिर वही है कि आपको ये नहीं पता कि जो रिलेशन है वो लेंथ में और टेम्परेचर में नहीं, वो चेंज इन लेंथ और चेंज इन टेम्परेचर में। अगर आप ये एक बात याद रख लो तो आप कर लो। यहाँ पे चेंज इन लेंथ हो रही है 5.6 और चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है 100। सॉरी गलत पढ़ा गई। चेंज इन लेंथ है 10, चेंज इन लेंथ है 10 और चेंज इन टेम्परेचर है 100। सो चेंज इन लेंथ जब होगी 5.6 तो व्हाट विल बी द चेंज इन टेम्परेचर? वहां से इसको निकालोगे तो ये निकलेगा 56 डिग्रीज। इसी तरह व्हाट इज द टेम्परेचर 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द 0 डिग्री, फ्रॉम -10 डिग्री मार्क। वंस अगेन आप बोलोगे कि 25 चेंज इन लेंथ, वही फॉर्मूला लगाओगे, चेंज इन लेंथ रेशियो चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन लेंथ आपके पास है 25, चेंज इन टेम्परेचर है 120। तो चेंज इन लेंथ अगर 15 होगी तो चेंज इन टेम्परेचर आपके पास क्या होगा? दिस इज द वे यू आर गोइंग टू सॉल्व इट। समझ आया है कैसे सॉल्व करना है? ये क्लियर हुआ है कि टेम्परेचर के तमाम क्वेश्चंस में you have to have the proportionality between change in length to change in temperature, not length with temperature. ठीक है? Is it clear? मैं आगे चल रही हूँ। चलो शुक्र है बच्चों। ओके, ये एक -10 के लिए आपको बस मैं आगे चल रही हूँ। अगर आपको इस सवाल नहीं समझ आएंगे तो आप लोग, यू कैन ऑलवेज आस्क मी, आई एम जस्ट मैसेज अवे। आप लोगों को, आप में से बहुतों को इस बात का पता है। सो आई विल आंसर यू। सो व्हिच इंस्ट्रूमेंट, मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि थर्मोकपल इस फूफी की बेटी। ऑल गुड, कोई बुराई है ही नहीं उसमें। जब वो पूछे क्या इस्तेमाल करना चाहिए तो आंखें बंद करके बोला करो थर्मोकपल। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जब कभी चेंज ऑफ टेम्परेचर हो रहा है तो Q is equals to mc delta T, Q is equals to mc delta T, Q is equals to mc delta T। और अगर स्पेसिफिक हीट नहीं है तो इट इज जस्ट C delta T, इसमें m नहीं आता। एक चीज याद होनी चाहिए कि हीट कैपेसिटी is equals to mass into specific heat capacity। I repeat, heat capacity is mass into specific heat capacity। जिन चीजों की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है उनका टेम्परेचर राइज, जिनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है उनका टेम्परेचर चेंज आसानी से होती है। तो अगर वो आपको बोले कि इसकी टेम्परेचर चेंज ज्यादा है, इसका कम है, तो सीधा सीधा समझ लो जिसका टेम्परेचर ज्यादा है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है। ऑपोजिटली रिलेटेड है, इनवर्सली रिलेटेड है। एक सवाल और कर रही हूँ, ये बहुत आता है। 37 grams of ice, 100 grams of water at 30 डिग्री सेल्सियस। ये एक पानी था
जो कि 30 डिग्री सेल्सियस पे था और पानी का 100 ग्राम्स था, 100 ग्राम्स था, और इसमें आइस हमने डाली तकरीबन 0 डिग्री सेल्सियस की और 37 ग्राम्स की आइस थी। और हमने इनको याद रखो कि हीट गेन इज इक्वल्स टू हीट लॉस, इज इक्वल्स टू हीट लॉस। हीट गेन किसने की? आइस ने की। आइस का टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, उसकी स्टेट चेंज हुई। जब स्टेट चेंज हो रही हो तो दिस इज ml, और अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा हो तो mc डेल्टा t। सो m mass of ice was 37, latent heat उसने उसको बोला है कि फाइंड आउट करो, mass of water is 100, c उसने दिया हुआ है 4.2 and change in temperature is 30। चूंकि वो 0 पर आ गया था तो यहाँ से आप latent heat निकाल लेंगे आइस की। याद रखो यूनिट्स का बहुत ध्यान रखोगे, यूनिट्स का बहुत ध्यान रखोगे। मैं आगे नहीं ये करवा रही स्पेसिफिक लेटेंट हीट जो है उसका काम क्या होता है। इट ब्रेक्स द बॉन्ड्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इट इंक्रीजेस द सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स। Q इज इक्वल्स टू ml जब कभी चेंज ऑफ स्टेट होगी। एक्सपेंशन आपको पता है। बायोमेटेलिक स्ट्रिप, मुझे किसी ने शुरू में बोला था कि मिस बायोमेटेलिक स्ट्रिप बता दीजिए। बेटे मैं रिपीट में नहीं आप लोगों के मैसेजेस देख पा रही। मुझे आफ्टर द क्लास मैं आपको टाइम दूंगी, मैं उस आप लोगों के लिए रुक जाऊंगी, आप लोग जो बोलोगे करा दूंगी। टिल देन खामोशी से सुनिए। आई एम सॉरी फॉर दिस गड़बड़। जी बेटा आमना, ये ग्रीन हॉल वालों के पास इसकी रिकॉर्डिंग्स होंगी, आप उनसे ले सकते हैं। बिल्कुल ये आपको रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। बायोमेटेलिक स्ट्रिप में याद रखो, अगर आप इसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, इसे कूल कर रहे हो, तो जो इनर कर्वेचर में आ रहा है उसकी कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा है, सॉरी उसकी कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा है। और अगर आप उसे एक्सपेंड कर रहे हो, उसे हीट कर रहे हो, तो जो आउटर कर्वेचर में है उसकी एक्सपेंशन ज्यादा। ठीक है, उसको कूल किया है, हमने कूल किया है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ब्रास जो है वो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट। सो ए इज द राइट चॉइस। ठीक है, सबसे ज्यादा एक्सपेंशन जो है वो या कॉन्ट्रैक्शन गैस की है और सबसे कम सॉलिड की है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल थ्योरी इज टू इजी फॉर यू। आई एम क्विकली मूविंग, एवेपोरेशन इज इजी फॉर यू, कोई ऐसा मसला नहीं है। आपको पता है हाई एनर्जी पार्टिकल्स। कमिंग टू वेव्स, वेव्स पर आ जाओ। वेव्स में दो किस्म की चीजें वो आपको पूछेंगे, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर्स। ट्रांसफर्स में वो इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी पार्टिकल मूव करेगा और वाइब्रेट करेगा, मूव नहीं करेगा। और लॉन्गिट्यूड ट्रांसफर्स में उसके परपेंडिकुलर। और देखो ये गलत है, ये इसका मतलब है कि वो अपनी मीन पोजीशन के ऊपर उछल रहा है, नहीं, वो अपनी मीन पोजीशन के जितना ऊपर जाता है उसी मीन पोजीशन से उतना नीचे जाता है। एक चीज और समझ लो कि V इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा में F इस पुरानी आयत। अगर मेरे ऊपर कुफर के फतवे ना लगाओ तो फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज हो सकती, वो कुरानी आयत। जो चीज चेंज होती है वो V है और वो लैम्डा। अब V और लैम्डा अगर आपस में चेंज हो रहे हैं तो इसका मतलब है वो प्रोपोर्शनल है। लिहाजा जब कभी वो बोले कि वेवलेंथ इतनी कम हो गई है तो नो प्रॉब्लम, क्लियर कट प्रोपोर्शनैलिटी लगाओ, क्लियर कट प्रोपोर्शनैलिटी लगाओ। किस चीज की प्रोपोर्शनैलिटी लगाओ? V की और लैम्डा की। बोलो V is proportional to lambda. So if V was 9.6 when lambda was 1.2, so if lambda is 0.8, so what will be the velocity? किसी V is equals to F lambda में पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर उसने आपको दो मुख्तलिफ वेवलेंथ्स दी हुई है और वो आपसे वेलोसिटी पूछ रहा है तो सीधा सीधा प्रोपोर्शनैलिटी लगाओ वेवलेंथ की और वेलोसिटी की। ये एक सवाल देखो, जब कभी वो रिफ्रैक्ट करेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, उसकी स्पीड चेंज होगी, वेवलेंथ कम होगी। ये क्वेश्चन आप लोगों को तंग करता है। मैं तुम लोगों को वेव की जब कभी एग्जांपल देती हूँ और पढ़ाती हूँ तो मैं तुम लोगों को अक्सर एक मैक्सिकन वेव दिखाती हूँ और मैं दिखाती हूँ कि पहले एक एनक्लोजर खड़ा हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, फिर चौथा हुआ। इट मीन्स कि हर अगला पार्टिकल अपने से पिछले वाले को फॉलो कर रहा है, वो उसको कॉपी कर रहा है। इसका ये मतलब है कि यहाँ पर जो
Q है वो ऊपर जाएगा क्योंकि इससे पिछला पार्टिकल ऊपर है, और जो P है वो नीचे जाएगा क्योंकि इसका पिछला पार्टिकल नीचे। P will not move up. P will not move up. Q will not move. ये तो बिल्कुल गलत है। Q will move up. Yes, Q will move up. इसलिए कि उससे पिछला पार्टिकल ऊपर है और वो अपने से पिछले पार्टिकल को फॉलो करता है। ये वाली चीज बिल्कुल रिफ्लेक्शन की तरह। याद रखो जितना दूर वाइब्रेटर है उतना ही दूर उसके रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स का सेंटर बनेगा। ठीक है, जितना दूर वाइब्रेटर है उतना ही दूर उसके रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स का सेंटर बनेगा। ये बात रिफ्लेक्शन से याद रखो। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, ये तुम लोगों को पता है। सिर्फ एक बात याद रखना है कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में अगर आपका एक्स एक्सिस इस वाले का which one, this one or this one or this one? इसका आंसर डी है, इसका आंसर बी है, इसका आंसर ए है, इसका आंसर सी है। ओके ओके So I'm proceeding now. मिरर इमेज में याद रखो ये सेम साइज है, ये वर्चुअल है और ये अपराइट है। तमाम वर्चुअल इमेजेस अपराइट होते हैं, तमाम वर्चुअल इमेजेस अपराइट होते हैं। ये एक क्वेश्चन है जिसमें वो कहता है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू जो कि वो देख सकता है, तो इसमें आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि सबसे पहले जूते का इमेज बनाना है। अच्छा, ये दूसरा सवाल है। ओके, 150 इसकी हाइट है। अपना इमेज देखने के लिए पाउंड का इसे एटलीस्ट 75 पे मिरर चाहिए। ओनली देन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो सकता है। ओनली देन 75 इसकी अपनी लेंथ 50 है। लिहाजा अगर हम इसको यहाँ पे रखते हैं 25 सेंटीमीटर ऊपर और ये 50 ऊपर है, तो ये टोटल 75 पे हमें मिरर मिलता है। तो हम ये हाइट मिनिमम कितनी होनी चाहिए? ये एटलीस्ट 25 होनी चाहिए, तो हम उसे देख सकते हैं, वरना हम उसे नहीं देख सकते। जी बोले। ये वाला दोबारा रिपीट कर दें। मुझे नहीं पता आमना, मैंने जूम आउट में कैसे करूं? मैं नहीं कर सकती, मैंने जूम नहीं किया हुआ। ओके, 150 का दरमियान है 75 पे मिरर जरूर होना चाहिए, वरना हम उसके पाँव नहीं देख सकेंगे। 75 सेंटीमीटर पे मिरर रखने के लिए 50 सेंटीमीटर का मिरर है, तो एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर ऊपर रखोगे तो वो 75 पे हमें मिरर देगा, वरना वो नहीं देगा। हाउ मेनी कैन सी? जितनों का इमेज रिफ्लेक्ट होके, जितनों की लाइन रिफ्लेक्ट होके दूसरे की आंख में जा रही है। ये इसकी आंख में जा रही है, बिल्कुल जा रही है। ये इसकी आंख में जा रही है, बिल्कुल जा रही है। ये इसकी आंख में जा रही है, बिल्कुल जा रही है। ये इसकी आंख पे रे रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। यस इट इज। इसका मतलब है ऑल थ्री कैन सी ईच अदर। रिफ्रैक्शन में आपको वो आपसे बोलेंगे साइन आई ओवर साइन आर, जिससे तुम लोग याद रखोगे साइन एंगल एयर ओवर साइन एंगल ग्लास। साइन एंगल आई ओवर साइन एंगल आर भूल जाओ, इसको याद करो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू साइन एंगल एयर ओवर साइन एंगल ग्लास। Refractive index is equals to speed of light in vacuum to the speed of light in that medium, and refractive index is equals to 1 over sin c. और ये बात याद रखो कि जिन चीजों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर होता है वो डेंसर मीडियम होता है। इस सवाल में ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है कि ये वाला मीडियम डेंसर है। ठीक है, क्रिटिकल एंगल वो होता है जिसमें आप का जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्रीज है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब होती है जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है,
क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सिर्फ तब हो रही होती है जब हम डेंसर से रेयरर में जा रहे हैं, यानी कि हाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से लो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की तरफ जा रहे हैं। इसे याद ही इस तरह करो कि डेंसर मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। लेंसेज में वो तमाम रेज जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती हैं, दे पास थ्रू फोकस, लिहाजा वो आपको ये दे के पूछते हैं कि बताओ फोकल लेंथ क्या है, तो जहाँ पे वो कट कर रही है तो लेंस और उसके दरमियान का डिस्टेंस इज फोकल लेंथ। डाइवर्जिंग लेंस का सिर्फ एक ये डायग्राम है और कुछ नहीं है। कन्वर्जिंग के 4-5 डायग्राम है, वैसे 4 आपके उसमें आ सकते हैं, 5वां कभी आया नहीं। याद रखो कि डाइवर्जिंग में तमाम इमेजेस स्मॉलर इन साइज है, वर्चुअल है, अपराइट। कन्वर्जिंग में 3 रियल है, 1 वर्चुअल है, और वो जो 1 वर्चुअल है वो आपके पेपर में आएगा, मैं बता रही हूँ, वो ये वाला, जब आप उसे विद इन फोकल लेंथ रख देते हो ये आएगा पेपर में, मैं अभी से बता रही हूँ, ठीक है। अगर आप 2f पे रखते हो कन्वर्जिंग लेंस में तो इमेज 2f पे बनता है, ये एक चीज याद रख लो। उससे पीछे ले जाते हो तो छोटा हो जाता है इमेज, उससे आगे ले जाते हो तो बड़ा होता है। जब तक फोकल लेंथ के दरमियान में नहीं लाते तब तक इमेज आपका वर्चुअल नहीं होता। हाँ, फोकल लेंथ के बाद दरमियान में वो इमेजेस सारे वर्चुअल होते हैं, ठीक है, ओके। मिस ये वाला क्वेश्चन रिपीट होगा इस दफा? ये वाला क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से वर्चुअल इमेज फ्रॉम डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग लेंस रिपीट होना चाहिए। ओके, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ये डायग्राम है भाई, इसकी डायग्राम याद रखो। रेड सबसे ऊपर है, वायलेट सबसे नीचे है, अंदर जाते ही ब्रेकअप हो जाए। सबसे कम डेविएशन जो है वो रेड की है और सबसे कम फ्रीक्वेंसी भी रेड की है। रेड की फ्रीक्वेंसी और डेविएशन दोनों सबसे, सो डी इज द राइट चॉइस। इसमें डी इज द राइट चॉइस और इसमें सी इज द राइट चॉइस। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इट्स टू इजी, मैं आगे चल रही हूँ। लाइट साउंड पर आ रही हूँ। साउंड में जो चीज आपको तंग करती है वो ये वाले सवाल है स्पीड ऑफ साउंड के। स्पीड ऑफ साउंड इज फास्टेस्ट इन सॉलिड्स एंड स्लोएस्ट इन एयर। वैक्यूम में तो ट्रेवल ही नहीं कर सकते। जब कभी वो आपको ऐसा सवाल दे और जिसमें बोले कि 2 bangs is 1 second apart, तो जब वो आपको बैंग में 1 second apart दे रहे हैं तो आप उनके डिस्टेंस को भी वो लो जो अपार्ट है, जो एक्स्ट्रा है। इसमें आप देखो कि एक बैंग की आवाज उससे डायरेक्टली जा रही है, एक बैंग की आवाज उससे डायरेक्टली जा रही है और दूसरे बैंग की आवाज उसको यू जा रही है। ये वाली जो डिस्टेंस है ये दोनों साउंड्स ने कवर की। ये वो डिस्टेंस है जो एक्स्ट्रा है, which is 300 meters. So it has covered 300 meters in 1 second. So its speed will be 300 meters per second. ठीक है, ओके। एंड ये भी बिल्कुल उसी तरह, ये दो हैं जो कि जा रहे हैं और आ रही हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है वो मेजर करो। और याद रखो इको में हमेशा 2d/t, इको में हमेशा जब कभी एको या इको होगी तो आप 2d/t करेंगे। ठीक, मिस ये वाला सॉल्व कर दे क्वेश्चन, नीचे वाला सॉल्व कर दीजिए। कहता है फायर्स अ गन, ही हियर्स 2 echoes which are 1 second apart। ठीक है, एक इको से सुनाई देगी, एक इको से सुनाई देगी जो यहाँ से यहाँ आई और दूसरी सुनाई देगी जो यहाँ से यहाँ। ये डिस्टेंस कवर किया हुआ है 100 मीटर्स, ये डिस्टेंस कवर हुआ है 400 मीटर्स। इन दोनों में फर्क कितना है? 300 का। 300 के फर्क से जो डिस्टेंस कवर हुआ है उसने 1 सेकेंड लिए। सो व्हाट इज द स्पीड? 300 मीटर्स पर सेकेंड। इसी तरह ये पल्स ऑफ अल्ट्रासाउंड है जो कि 6000 मीटर्स डायरेक्टली बिलो द बोर्ड है और हर पल्स इको के बाद 2 सेकंड बाद भेजी जाती है। स्पीड है 1500 मीटर पर सेकंड। इसका ये मतलब है कि उसको 6000 2d/t अगर मैं लगाऊं टाइम के लिए, ये स्पीड है। सो स्पीड इज इक्वल्स टू 2d/1500 t, सॉरी t is equals to, so it will be 6000 यानी कि 12,000
over 1500. क्या जवाब आ रहा है 12,000 over 1500? What is the answer? That is 8. So 8 seconds उसको जाने में और आने में लगे. उस 8 सेकंड के 2 सेकंड बाद उसके 2 सेकंड फिर उसने और लिए. 8 सेकंड उससे इधर लगे थे, तो a total of 10 seconds. So D is the right choice. Okay. नेक्स्ट पर आ जाए. स्क्रीनिंग के बारे में पूछेंगे और मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में पूछेंगे. याद रखो, द श्योर टेस्ट ऑफ बीइंग मैग्नेटाइज्ड इज रिपल्शन. अगर दो चीज रिपेल कर रही हैं तो वो दोनों मैग्नेट है, वरना उनमें से एक मैग्नेट या एक वो हो सकता है. स्क्रीनिंग जो है वो आयरन से होती है. हर वो चीज जिसे हमें बचाना हो मैग्नेटिक फील्ड से, उसे हम आयरन के होल के अंदर रख देते हैं और वो उसे स्क्रीन कर देते हैं. जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें आयरन रख दिया था तो कोई चीज उसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर नहीं निकल सकी. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर आ गए. ये आपको याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में अगर करंट का डायरेक्शन सेम है, अगर करंट का डायरेक्शन सेम है तो करंट का डायरेक्शन सेम है तो अट्रैक्शन और फील्ड इस तरीके का हो. यानी कि ये सेम डायरेक्शन वाले करंट में फील्ड होता है, इसलिए ये गलत है. और अगर करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है, अगर करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है तो फील्ड में रिपल्शन होगी वायर्स में और फील्ड ऐसा. अब ये डायरेक्शन ऑफ करंट ऑपोजिट है, इसलिए या ये आंसर हो सकता है या ये आंसर. इन दोनों का आंसर कैसे निकालेंगे? वो हम निकालेंगे राइट हैंड ग्रिप रूल्स. आप अपने थंब को रखोगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो आपकी फिंगर्स कर्ल होंगी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. एक टिप और दे देती, क्रॉस के साथ क्लॉकवाइज. अगर राइट हैंड ग्रिप रूल नहीं लगाना तो याद रख लो कि क्रॉस में क्लॉकवाइज और डॉट में एंटी क्लॉकवाइज. सो बी विल बी द राइट चॉइस, क्योंकि क्रॉस में क्लॉकवाइज वार है और डॉट में एंटी क्लॉकवाइज. सो बी इज द राइट चॉइस. आगे चलें. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, इसको अभी नहीं कराऊंगा. करंट इलेक्ट्रिसिटी में Q इज इक्वल्स टू IT लगवाएंगे या ग्राफ बनवाएंगे. पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन पूछवाएंगे. रेजिस्टेंस की लेंथ और एरिया को चेंज कर कर आपसे पूछेंगे. 4 बातें बताएंगे. Q इज इक्वल्स टू IT, T को अक्सर मिनट में दे देंगे, उसे सेकंड में चेंज करो. ग्राफ, फिलामेंट का ग्राफ तुम लोगों को पता होना चाहिए और थर्मिस्टर का पता होना चाहिए और फिक्स रेजिस्टर का पता होना चाहिए. B इज इक्वल्स टू एनर्जी. मैं फॉर्मूले यहाँ पे लिख देती हूँ, वैसे मैंने तुम लोगों को फॉर्मूला. जी बेटा, अच्छा जी बेटे, ये लेसन अपलोड हो जाएगा ग्रीन हॉल की यूट्यूब पे, वरना मैं ये आपको कोई बता देता है अभी कि कहाँ पे अवेलेबल है. याद रखो कि ये I है और ये B है, तो ये स्ट्रेट लाइन, ये मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई है. आई एम सॉरी फॉर माय ड्राइंग. ये फिक्स रेजिस्टर है, ये थर्मिस्टर है और ये जो है ये मेटल है, मेटल फिलामेंट. उसके अलावा Q इज इक्वल्स टू IT तुम लोगों से लगवाएंगे. R इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ओवर एरिया तुम लोगों से लगवाएंगे. और V इज इक्वल्स टू एनर्जी ओवर चार्ज तुम लोगों से लगवाएंगे. ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. मैम सेकंड ग्राफ किसका है? सेकंड ये वाला ग्राफ, ये थर्मिस्टर का इंक्रीजिंग ग्रेडियंट के साथ थर्मिस्टर. और ये जरूर, ये फिर एक उन्होंने क्वेश्चन दे दिया रेजिस्टेंस के साथ टेम्परेचर, कूलम डिग्री सेल्सियस के साथ टेम्परेचर के साथ इन्होंने रेजिस्टेंस दे दी. बेटा याद रखो, अगर एक चीज ओरिजिन से नहीं गुजर रही तो आप उस पर प्रोपोर्शनैलिटी नहीं लगा सकते. फिर आप लगाते हो चेंज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन रेजिस्टेंस. जी बोले बेटे. फिलामेंट वाले ग्राफ समझा दीजिए.
अच्छा बेटा, मैं फिलामेंट वाला ग्राफ दोबारा समझा देती हूँ। फिलामेंट का ग्राफ ये है कि उसमें करंट बढ़ रहा होता है, हर दफा उतना नहीं बढ़ रहा होता जितना पहले बढ़ा। अगर पहले 1 वोल्ट पे आपको 1 एम्पेयर मिला था, तो 2 वोल्ट पे आपको 2 एम्पेयर नहीं मिल रहे, 2 वोल्ट पे आपको 1.8 एम्पेयर मिल रहा है। बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा पहले जितना नहीं। 3 वोल्ट्स पे आपको 3 एम्पेयर के बजाय 2.5 एम्पेयर। सो ये जो आपका ग्राफ है ये डिक्रीजिंग उसमें आ रहा है। बैक टू दिस क्वेश्चन, चेंज इन टेम्परेचर विद चेंज इन रेजिस्टेंस करो। सो आपका अगर 100 डिग्री पर चेंज आई है 0.4 की, 100 डिग्री पर चेंज आई है 0.4 की, तो 200 डिग्री पर चेंज आ जाएगी कितनी? 0.8 की। अब ये चेंज है, यानी कि एक्चुअल रेजिस्टेंस क्या होगी? 1.1 प्लस 0.8, सो इट विल बी 1.8। ये सवाल क्लियर हुआ? याद रखो, जब चीज ओरिजिन में से ना पास कर रही हो तो आप उसके ऊपर प्रोपोर्शनैलिटी नहीं लगा सकते। मिस जी बेटे। मिस ये 0.4 कहाँ से आया है? बेटे चेंज निकालिए, पहले 1 ओम था, अब 1.4 ओम है, तो जो अच्छा। डिफरेंस है इनका, जो चेंज है वो 0.4 की है। मिस को प्लीज फिलामेंट लैंप वाला समझा सकती हैं? उसके अंदर में ए और बी के अंदर कंफ्यूज। फिलामेंट लैंप वाला भी दोबारा बता देती हूँ, ये वाला रिपीट कर देती हूँ। आप लोग दोबारा से पूछ रहे हो। बेटा याद रखो, अगर एक चीज ओरिजिन से एक ग्राफ ना स्टार्ट हो रहा हो तो फिर उस ग्राफ को हम प्रोपोर्शनैलिटी नहीं लगा सकते। मैं ये नहीं कह सकती कि टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, मैं ये नहीं कर सकती। फिर मुझे करना है चेंज इन टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन रेजिस्टेंस। चेंज इन टेम्परेचर 0 से 100 तक 100 का, चेंज इन रेजिस्टेंस 1 से 1.4 तक 0.4 होगी। ठीक है, अब 200 पर इट विल बी कितनी ओम्स? तो 200 पे जो चेंज इन रेजिस्टेंस आ रही है वो 0.8 ओम्स आ रही है। ये चेंज है, ये एक्चुअल नहीं। लिहाजा 1 में उसको ऐड कर और एक्चुअल निकाल। 1 के ऊपर चेंज आई है 0.8 ओम। ठीक है, ओके। आई एम प्रोसीडिंग नाउ सर्किट्स मिस में। इसका आंसर क्या है? कौन सा वाला? इसका आंसर क्या है? वो सेकंड वाला जो क्वेश्चन लिखा है ग्राफ्स से बनी हुई। ये इस वाले का बेटा, आपको पता है कि अगर फिलामेंट में करंट कम नहीं हो रहा होता, हाँ पहले के मुकाबले में कम इंक्रीज कर रहा होता है, लिहाजा ये और ये तो गलत हो गए। ये तो करंट को कम कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, मैं गलत बोल रही हूँ। चूंकि ये वोल्टेज नहीं बढ़ रही, ये टाइम बढ़ रहा है। सो विद 1 मिनट, मैंने गड़बड़ कर दी। मैं इसको रब अब कैसे करूं? ये मिल गया है। चूंकि यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में वोल्टेज तो बढ़ ही नहीं रही, टाइम के साथ फिलामेंट लैंप की रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो करंट कम होगा, लिहाजा ये और ये तो कट गए। ये तो तब होते जब अगर वोल्टेज, रेजिस्टेंस तो अब ये और भी गलत हो गए। अब बी और सी में से, बी और सी में से रेजिस्टेंस आपकी बढ़ रही है टाइम के साथ, सो बी। सी में तो कोई रेजिस्टेंस तो कम हो रही है, अगर कम हो रही होती तो करंट को बढ़ना चाहिए। सो बी इज द राइट चॉइस। हेलो, ये मैंने क्या कर दिया बच्चों? ओके, अक्लमंद हो गई हूँ, है ना? ओके, अब मुझे नीचे जाना नहीं आएगा। आगे ये वाला जो है सर्किट, ये याद होना चाहिए, 10,000 दफा आएगा। वोल्ट मीटर इन पैरेलल, एम मीटर इन सीरीज। वोल्ट मीटर इन पैरेलल, एम मीटर इन सीरीज। सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस सीरीज में है, सबसे कम रेजिस्टेंस पैरेलल में है। lamps will remain longer for a longer period of cells would work for a longer period of time if they are connected in parallel. Cells
would increase voltage if they are connected in series. ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए. ये एक सवाल है, ये आपको कंफ्यूज करते मिस हैं. रिपीट कर दें, मिस दोबारा रिपीट कर दें. सारी बातें रिपीट कर दो. नहीं नहीं मिस, ये जो आपने आखिरी 2 पॉइंट्स बताए हैं. मैंने बोला कि जो सेल्स को पैरेलल में लगाओ तो दे वुड लास्ट लॉन्ग. सेल्स को सीरीज में लगाओ तो उनकी वोल्टेज बढ़ जाती. ठीक है. और एक बात याद रखना कि सीरीज में वोल्टेज शेयर इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस शेयर. जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाती है उसकी वोल्टेज भी ज्यादा हो जाती है. जी अम्मी. अच्छा. Okay, बच्चों, I am with my mother after a long time. She is here. She is the lady who made me. जिन्होंने मुझे बनाया, जिन्होंने मेरे तमाम अच्छे virtues, उनकी वजह से एक दफा I want you people to say salam to her. अस्सलाम वालेकुम. She was a colonel, doctor, mashallah. She was an AMC. She was a colonel. और मुझे maths, further maths, BSc में मेरी डॉक्टर माँ ने पढ़ाई. मैं पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होती थी, तो ये मेरी वालदा हैं जिन्होंने मुझे BSc में मैथ्स पढ़वाई है. ओके, हमारे पास we are short of time. इस वाले क्वेश्चन पर आ जाओ. Which must be where ammeter. बेटा मेरा वो किधर चला गया? मेरा 1 मिनट. अच्छा, ये देखो, यहाँ पे सबसे कम करंट होगा इस 20 ओम में. याद रखो सीरीज में हमेशा पूरा करंट होता है, लिहाजा ये 30 ओम में कम करंट नहीं होगा. पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, सो सी वो जगह है जहाँ पे लीस्ट करंट होगा. इसमें ये 2 ओम है और इन दोनों को ऐड करोगे तो 4 ओम हो जाएगा. अगर इसकी रेजिस्टेंस डबल है इसके, तो इसका वोल्टेज शेयर भी डबल होगा इसके. लिहाजा जो भी वोल्टेज है उसके 3 हिस्से करो, 2 हिस्से इसको दे दो, 1 हिस्सा इसको दे दो. ये बड़ा आसान तरीका है, लेकिन आप लोग अक्सर परेशान हो जाते हो. मत परेशान हो. दोबारा रिपीट कर दें. मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. मुझे पता था ये मुझे आवाज आएगी. हाँ अम्मी, मुझे पता नहीं. ओके, ये वाला है टोटल पैच 4 ओम का, यानी कि ये बेसिकली 4 ओम और ये 2 ओम लगे हो, और ये 18 वोल्ट्स है. अब इस 18 वोल्ट्स को मैं, चूंकि 2 पार्ट्स इससे मिलने चाहिए और 1 पार्ट इससे मिलना चाहिए, मैं इस 18 वोल्ट को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देती हूँ. 6 के 3 हिस्से मिल गए, यानी कि 6 वोल्ट इससे मिल जाएगा और 12 वोल्ट इससे मिल जाएगा. याद रखो कि अगर एक चीज की रेजिस्टेंस आर है और दूसरे की 2 आर है, तो फिर अगर इसकी वोल्टेज V है तो इसकी वोल्टेज 2V हो. अगर रेजिस्टेंस शेयर डबल होता है तो वोल्टेज शेयर भी डबल हो जाता है. ये बात जहन में रखो. ठीक है. ओके, ये 2 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोगों को तंग करता है, बहुत तंग करता है. हालांकि बड़ा मजेदार क्वेश्चन है. मैं इसको, आई वंडर मेरा पेन आज किधर चला गया और मैं पता नहीं किस तरह लिख रही हूँ. ओके, अगर मैं इसको बंद कर देती हूँ तो ये शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगी. ये शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगी, सब कुछ यहाँ से मूव करेगा, इधर से कुछ मूव नहीं कर सकता. लिहाजा मैं इसको बंद नहीं करूंगी. अगर मुझे टोटल 6 ओम चाहिए तो मुझे S3 को ओपन रखना है टू हैव दिस 4.5 ओम हियर, और बाकी S1 और S2 को क्लोज करूंगी तो इनका रिजल्टेंट 1.5 ओम प्लस 4.5 ओम, सो इट विल बी 6 ओम. सो S1 S2 क्लोज्ड, S3 ओपन. फ्यूजेस आप कहाँ पे लगाते हैं? फ्यूज आप लगाते हैं हमेशा, फ्यूज और switches always with the live wire. Fuse and switches always with the live wire. Earth always with the metal casing. Earth wire always with the metal casing. अगर electricity consumption unit निकालना है तो that is kilowatt hour. ठीक है, kilowatt hour हो जाता है.
फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो और पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो ऑपोजिट चीजें। अगर पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है फ्रॉम ए टू बी तो करंट का डायरेक्शन भी फ्रॉम ए टू बी, लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है फ्रॉम ए टू बी तो करंट का डायरेक्शन फ्रॉम बी टू ए। लिहाजा जब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे, मामा's फ्राइड चिकन, मामा फॉर मोशन, एफ फॉर फील्ड एंड चिकन फॉर करंट, मामा's फ्राइड चिकन। अच्छा बॉयज, नाराज होने की जरूरत नहीं है। मैनचेस्टर फुटबॉल क्लब, ठीक है, मैनचेस्टर फुटबॉल क्लब जब आप लगाओगे तो आप लोगों को ये डायरेक्शन मिल जाएगा। और प्लीज अपना पेपर घुमा लेना। ये वो टॉपिक है जो मैं इस तरह ऑनलाइन नहीं बता सकती क्योंकि आप मेरा हाथ नहीं देख रहे हो। आई एम मूविंग अहेड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिपेंड करती है चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे। अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ में चेंज नहीं हो रही तो ईएमएफ नहीं इंड्यूस होगी। ये सवाल वो देता है, वो कहता है कहाँ पे ईएमएफ जीरो होगी, पी पे और आर पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मैग्नेट की स्पीड जीरो हो जाती है। जब मैग्नेट की स्पीड जीरो हो जाती है तो मैग्नेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ नहीं होता और ईएमएफ नहीं इंड्यूस होती पी और आर। ओके, और लेंजेस लॉ भी, अच्छा वो भी पढ़ाती हूँ अभी। एसी जनरेटर आपको पता है 3 फैक्टर्स हैं जो कि इसमें वोल्टेज बढ़ा देंगे। नंबर 1 स्पीड, नंबर 2 स्ट्रॉन्गर मैग्नेट, नंबर 3 स्ट्रॉन्गर मोर टर्न्स ऑफ कॉइल। इसमें जो स्पीड है अगर आप उसे तेजी से रिवॉल्व करते हो तो उसका 2 प्रोंग एक्शन, उसमें फिर वोल्टेज भी बढ़ती है और उसमें फिर उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती है। ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर क्यों यूज होता है? क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइंस में हमारा पावर लॉस बहुत ज्यादा होता है। ट्रांसफार्मर करंट को कम कर देता है, वोल्टेज को अप कर देता है, पावर लॉस आई स्क्वायर आर कम हो जाता है। ये सवाल ट्रांसफार्मर पे ही। जब आप इसको ऑफ करते हो तो करंट कम हो जाता है, जब करंट कम हो जाता है तो इसका पावर लॉस कम हो जाता है, जब पावर लॉस कम हो जाता है तो इसको वोल्टेज ज्यादा मिल जाता है। दूसरी चीज NS over NP is equals to VS over VP, वो आपसे लगवाएंगे। एंड पावर ऑफ प्राइमरी इज इक्वल्स टू पावर ऑफ सेकेंडरी, वो आपसे लगवाएंगे। यहाँ पे उसने आपसे एफिशिएंसी पूछा है तो आपने IV यहाँ पे निकालना है, यहाँ की पावर आ जाएगी, IV यहाँ पे निकालना है। ये 24 है, ये 25, सो 24 over 25.96 आपके पास आंसर आ जाएगा। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन हम इसलिए रखते हैं ताकि हमारा पावर लॉस कम। एंड इसके बाद लेंजेस लॉ, सीआरओ बहुत आसान है। पार्टिकल जो एमिट हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन है और वो सामने उसके एनोड होता है। मिस That पीछे is वाला all। ये चीजें आपको तंग करती हैं, सीआरओ में ये करवाती है। सो सीआरओ में याद रखो कि मिस जी वो बेटा? इलेक्ट्रिक वाला रिपीट कर दें। कौन सा वाला? आखिरी एमसीक्यू मिस जो आपने की है। आखिरी वाला, ये वाला? नहीं मिस इससे पीछे वाला। ये वाला? हाँ जी। देखो बेटा, जब आप ये खोल देते हो तो इसका करंट कम हो जाता है। पैरेलल में तो करंट ज्यादा होता है, तो जब आप इसको ऑफ रखते हो तो करंट कम हो जाता है। जब करंट कम होता है तो पावर लॉस आई स्क्वायर आर कम हो जाता है। जब पावर लॉस कम हो जाता है तो दूसरे लैंप वाई को ज्यादा पावर मिल जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी और जाहिर बात है उसकी वोल्टेज भी इंक्रीज। ठीक है मिस, और ये ट्रांसफार्मर वाला भी प्लीज एक दफा करा दें। ये वाला ट्रांसफार्मर वाला, यहाँ की पावर है 12 into 2, यहाँ की पावर है 250 into 0.1, so this is 24, this is 25। एफिशिएंसी के लिए 24 over 25.96। जी मेरा बेटा आगे चलो। बस ये सीआरओ वाला जरा स्लो स्पीड पे कराना। सीआरओ समझा रहे, सीआरओ समझा रहे। फॉर्मूला क्या होता है मिस? जी बेटा? मिस एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला होता है? बेटा यूजफुल आउटपुट ओवर टोटल इनपुट। Useful output over total input. Okay. What time is taken for one cycle of the waveform?
आपको पता है कि टाइम जो है वो एक्स एक्सिस पर है और वोल्टेज जो है वो वाई एक्सिस पे। लिहाजा अगर वो आपसे टाइम पूछेगा तो हमेशा एक्स एक्सिस पे जाओगे। उसका एक टाइम बेस है 2 मिली सेकेंड्स, यानी कि ये 2 मिली सेकेंड, ये 2 मिली सेकेंड, ये 2 मिली सेकेंड। हमारा एक साइकिल है 2 सेंटीमीटर्स में, 1 सेंटीमीटर इज 2 मिली सेकेंड, तो 2 सेंटीमीटर इज 4 मिली सेकेंड। सो हमारा टाइम कितना है? 4 मिली सेकेंड। सेम here, what is the time for one complete revolution? What is the time for, ये क्या हो गया बेटा, अब क्या करूं? अच्छा हो गया वापस। ओके, हॉरिजॉन्टल, फिर उसने आपको 1 सेंटीमीटर की वेटेज दी हुई है। 1 सेंटीमीटर की वेटेज है 5 मिली सेकेंड। 1 सेंटीमीटर इज 5 मिली सेकेंड्स। सो दिस इज, वो कहता है 1 कंप्लीट रोटेशन कितने सेंटीमीटर है? 1 2 3 4। सो 4 सेंटीमीटर will be x milliseconds, which will be 20. So 20 millisecond is the answer. और अक्सर वो फ्रीक्वेंसी पूछ लेते हैं, यहाँ पे वो वोल्टेज पूछ रहा है। वोल्टेज आपको पता है कि y एक्सिस से आती है, वोल्टेज आपको पता है कि y एक्सिस से आती है। सो 1 2 सेंटीमीटर है। यहाँ पे उसने उसको 5 वोल्ट्स पर सेंटीमीटर दिया हुआ, सॉरी बच्चों सॉरी, 5 वोल्ट्स पर सेंटीमीटर दिया हुआ। तो अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये 10 वोल्ट्स हो जाएगा। CRO is pretty easy, and by the way IGCSE people, CRO is not in your syllabus. आपके सिलेबस में डायफ्रैक्शन है, मोमेंटम है, और CRO नहीं आपके सिलेबस में। कितने मजे। वर्टिकल गेन से एम्पलीट्यूड कंट्रोल होता है, टाइम बेस से। जी बेटा, IGCSE के सिलेबस में CRO नहीं मैम, लेकिन GCE में नहीं है। O लेवल्स में है, IGCSE में नहीं। ओके मैम। Which change increases the deflection? Deflection से और सिर्फ deflection plate से increase हो सकती है। So आप इनका potential difference बढ़ाते या इनकी separation बढ़ाते तो आपकी deflection ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, ओके। ये थर्मिस्टर थर्म के साथ रेजिस्टेंस कम होती है। अम्मी 7:20 थर्म के साथ रेजिस्टेंस कम होती है। LDR में लाइट के साथ रेजिस्टेंस कम होती है। एक ये सवाल है कि वो कहता है विच टेम्परेचर वोल्टमीटर रीड्स 2 वोल्ट्स। यहाँ पे आपको पता है कि दिस इज 2 वोल्ट्स, ये 2 वोल्ट्स है, तो इसका मतलब है ये 4 वोल्ट्स होगा। इसका मतलब है कि इसकी जो रेजिस्टेंस है वो उससे आधी होगी, 1500 ओम होगी। 1500 ओम पे देख लो तुम लोगों की, क्या 1500 ओम पे क्या टेम्परेचर है? तो डेट इज 60, तो दैट इज 60। ठीक है, तो अभी तुम लोगों को पढ़ाया है कि अगर वोल्टेज डबल है तो रेजिस्टेंस भी डबल है, अगर वोल्टेज आती है तो रेजिस्टेंस भी आती है। ठीक है, रिपीट कर देती हूँ। तुम लोगों को ये पता है कि ये 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट। ओके, सो मैं दोबारा से पढ़ा रही हूँ। 2 वोल्ट्स का मतलब है ये टोटल 6 वोल्ट्स था। अगर ये 2 वोल्ट्स है तो फिर ये 4 वोल्ट्स। अगर ये 4 वोल्ट्स है तो इसका मतलब है कि इन दोनों की रेजिस्टेंस में आधो आध का फर्क है, हाफ एंड हाफ होंगे। अगर ये 3000 है तो फिर ये 1500 ओम होगा। 1500 ओम पर आप देख लो कि क्या टेम्परेचर है, वो आपको पता चल रहा है 60 है। सो दिस इज हाउ दिस इज 60। जी बेटे, डिफ्लेक्शन सिस्टम, अच्छा बेटा सारे ओके। एंड डायोड वो होते हैं which allows current only in one direction. This is rectification diode and this is light emitting diode. This is LED and this is rectification diode. So ये दो तो वैसे ही निकल गए। और डायोड के डायरेक्शन में आपका करंट होना चाहिए, ओनली देन सर्किट काम करेगा, वरना काम नहीं करेगा। ठीक है, रेक्टिफिकेशन डायोड एंड फ्यूज और रेक्टिफिकेशन डायोड। ठीक है, ओके। सो
ये तो रेक्टिफिकेशन डायोड ही नहीं और इसमें फ्यूज नहीं है, तो हमारे पास जो राइट चॉइस है वो डी बच गई। पोटेंशियल डिवाइडर, ये एक सवाल वो आपसे कहते हैं कि जी पहले दोनों की रेजिस्टेंस बराबर थी, फिर एक्स की रेजिस्टेंस हाफ हो गई, तो बताओ आउटपुट वोल्टेज में चेंज क्या है। ये आउटपुट वोल्टेज में चेंज का मतलब ये है कि अगर ये जो था पहले 6 वोल्ट था, क्योंकि दोनों की रेजिस्टेंस सेम, अब इसकी रेजिस्टेंस और इसकी रेजिस्टेंस में ये हाफ आर हो गया और ये आर हो गया, तो इनकी वोल्टेज में भी आधों का फर्क होगा। इससे डबल वोल्टेज मिलेगी और इससे सिंगल वोल्टेज मिलेगी। दोबारा से इसके 3 हिस्से कर, 3 हिस्से का मतलब है 4 वोल्ट्स, यानी कि 8 वोल्ट्स इससे मिलेंगे और 4 वोल्ट्स इससे मिलेंगे। पहले 6 वोल्ट्स मिल रहे थे, अब 8 वोल्ट्स मिल रहे हैं, so there is a change of 2 volts, so there will be a change of 2 volts. Okay, प्लीज आप एक्सप्लेन कर सकती नहीं मुझे अभी आप पोटेंशियल डिवाइडर वाला बेटा आप, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। इसकी रेजिस्टेंस जो कुछ भी थी, इसकी रेजिस्टेंस उसके डबल। हमने फिर इसको ऐसा सेट किया कि y की रेजिस्टेंस x से डबल है। अगर y की रेजिस्टेंस x से डबल है तो y की वोल्टेज भी x से डबल है, और अगर y की वोल्टेज x से डबल है तो मैं दो हिस्से इसको दे रही हूँ और एक हिस्सा इसको दे रही हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है, सो अभी हो गया 8 वोल्ट। चेंज कितनी आई है? चेंज आई है 2 वोल्ट्स। चेंज कितनी आई है? 2 वोल्ट्स। रिले पता है, कलर कोडिंग, पहला कलर पहला डिजिट, दूसरा कलर दूसरा डिजिट, तीसरा कलर नंबर ऑफ जीरोस। आई रिपीट, पहला कलर पहला डिजिट, दूसरा कलर दूसरा डिजिट, तीसरा कलर नंबर ऑफ जीरोस। इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में अल्फा बीटा में पूछते हैं या अल्फा बीटा डिके में पूछते हैं। 10 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, इसमें अल्फा नहीं हो सकता, अल्फा ने पहुंचना ही नहीं है उधर तक। रेंज, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पूछेंगे आपसे। यहाँ पे वो आपसे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगवा रहे हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगवाओगे, अल्फा डिके बीटा डिके वो आपसे पूछते हैं कि क्या अल्फा डिके क्या बीटा डिके। एंड देन फिजन में आपको पता है कि ब्रेक होगा, फ्यूजन में स्टार में होती है, फिजन न्यूक्लियर पावर प्लांट में होती है। वो पीछे वाले क्वेश्चंस करवा दें तो इससे एक्सक्यूज मी मिस। जी जी मिस, करंट की डायरेक्शन और जो नेगेटिव डायरेक्शन होती है उसको हम क्वेश्चन में कैसे कॉम्प्रिहेंड करते हैं? बेटा, अगर उन्होंने आपको पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल दिए तो करंट का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है। अगर उसने अल्फा पार्टिकल की मूवमेंट दिखाई है तो जहाँ पे अल्फा पार्टिकल मूव कर रहे हैं वही करंट का डायरेक्शन है, लेकिन बीटा जो है वो इसके ऑपोजिट है। अगर बीटा उस डायरेक्शन में मूव करे तो अल्फा उसके ऑपोजिट है। ठीक है, यस मैम। ओके, ये हाफ लाइफ है, आइसोटोप्स हैं और न्यूक्लियर मॉडल है। दैट इज ऑल। अगर आप चाहोगे तो मैं आपको अपनी ये स्लाइड दे सकती हूँ, लेकिन इसमें आंसर्स नहीं है अनफॉर्चुनेटली। या तो मुझे आंसर्स डालने दो, दे दे। मिस हाफ लाइफ क्या होती है बता दे। मिस आंसर डाल के मैं सेंड कर दूं। आंसर डाल के आपको दे दूं, आप फिर मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लें या मैं ग्रीन हॉल वालों को ये प्रोवाइड कर दूंगी और वो आपको दे देंगे। मिस व्हाट्सएप बेटा देखिए, हमेशा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस हमेशा न्यूक्लियस होता है और कोई चीज नहीं होती। अल्फा डिके में मास नंबर -4 होता है, चार्ज नंबर -2 होता है। बीटा डिके में चार्ज +1 हो जाता है। आइसोटोप्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो जाते हैं। उसके अलावा गीगा मार्टसन एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता था कि न्यूक्लियस इज टू स्मॉल एज कंपेयर टू एटम, और गीगा मार्टसन एक्सपेरिमेंट में मेजॉरिटी ऑफ द particles pass straight through the gold foil. और कुछ बच्चों, कॉपी सेंड कर सकती हैं आप? मिस एक क्वेश्चन पूछना है। ये क्वेश्चन पूछना है, पूछो मिस। वही क्वेश्चन के लाइक मिस, अगर हम पेपर्स करके मिस हमारे अगर मार्क्स 35 या अबव आ रहे हैं तो मिस तो सही है आप कि ए पर नहीं? हो, तो आप ए पर हो। आपका पेपर का परसेंटाइल ऊपर जाएगा।
डू नॉट अंडरमाइन एवरीबडी। वो बच्चा जिसने 3 साल नहीं पढ़ा इस वक्त उसे भी पेपर 1 करना आता है। बेटा डिफ्लेक्शन सालिहा सिर्फ इतनी सी बात है कि वो जो प्लेट्स हैं उनका पोटेंशियल बढ़ा दो या उनकी सेपरेशन बढ़ा दो तो डिफ्लेक्शन बढ़ जाए। ठीक है, उनकी मैम, लेंथ बढ़ा दो। आपका एक मैम, करवा दूं मिस आप क्या कह रही थी 3 साल? बेटा ए स्टार आपका 37 38 पर, इससे कम पे नहीं, सीधा सीधा 37 38 33 पे आपका सी आएगा, ये मैं आपको बता रही हूँ। और कोई सवाल? मिस आप कह रही थी कि पता नहीं 3 साल कुछ करके आपने सब कुछ बोल रही थी। कि बेटा आप कम से कम 5 से 7 साल के पेपर्स करें। 10 के कर लें तो बहुत अच्छी बात है। अनसॉल्व कॉपी सेंड कर सकती हैं आप? हाफ लाइफ जी बेटे, रूल बता दें एक दफा फिर से प्लीज। बेटे आई कांट हियर यू समहाउ द अदर, मुझे समझ नहीं आ आप इसकी रहा है। अनसॉल्व कॉपी सेंड कर सकती हैं व्हाट्सएप के ऊपर कहीं पे अगर हो तो? बेटे तुम चैट बॉक्स में लिखते हो, मुझे नहीं सुनाई नहीं दे रहा है, आवाज नहीं क्लियर है। मैम जी आप वो मोहित, करवा आई दो विल डू दैट इंशाल्लाह। मोहित, आई विल डू दैट। लेफ्ट हैंड रूल बेटे प्रॉब्लम ये है कि मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकती। मैं लेफ्ट हैंड रूल इज फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ field, second finger in the direction of current and thumb in the direction of motion. अच्छा आमना गुल भेज देती हूँ। थैंक यू वेरी मच बच्चों, आई होप यू हैव लर्नड समथिंग एंड आई एम सॉरी कि बड़ी तेजी से मैं चली और आप लोगों ने मुझे बर्दाश्त कर लिया। अच्छा अनम, आई विल अनसॉल्व भेज देती हूँ। अच्छा बेटा, जी अब्दुल रहमान पूछिए। थैंक यू बेटा। मिस आप सॉल्व भी भेज I would सकती love हैं? send it on my WhatsApp. I would love it. Thank you Zain. खुश Miss- रहिए जी। मिस आप सॉल्व भी भेज सकती हैं? जो बोलोगे मुझे WhatsApp कर दो, मैं भेज दूंगी जो बोलोगे। कल सुबह भेजूंगी, अभी नहीं भेजूंगी। कल सुबह मैसेज करोगे तो जो बोलोगे कर दूंगी। मिस ये YouTube लाइव पे अवेलेबल है ना? वीडियो अपलोड हो जाएगी बेटा, मैं अभी इनसे बात कर लेती हूँ दोबारा। जी और मिस आपसे क्वेश्चन पूछना था। जी मेरी बेटी बोलिए। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो है वो हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल अप्लाई होता है एसी जनरेटर में। आप लेफ्ट हैंड रूल को कहते हो मोटर रूल, राइट हैंड रूल को कहते हो जनरेटर रूल। राइट हैंड रूल तब लगता है जब आप मोशन दे रहे होते हो और आपको करंट मिल रहा होता है तो आप राइट हैंड लगाते हो। लेफ्ट हैंड जब आप करंट दे रहे होते हो और आपको मोशन मिल रही होती है। ठीक है बेटा, my number is 0301 418 9946. My number is 0301 418 9946. अल्लाह आपकी नसीब बहुत बुलंद करे मरियम। थैंक यू अफराज, थैंक यू अफराज जी। यही मेरा नंबर है, आप ये एवरीवन को भेज दें ताकि ये सबको मिल जाए अफराज। और कुछ बच्चों, इज देयर एनीथिंग एल्स? थैंक यू बेटा, थैंक यू मेरे बच्चों, थैंक यू मेरे बच्चों। हाशिम कल पूछ लेते हो मुझसे व्हाट्सएप पे तो मैं समझा देती हूँ। खुश रहो इंशाल्लाह। अब्दुल रहमान, आई वुड आंसर यू इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज बच्चों, खुश रहो। Thank you so much, Miss. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज babies, अल्लाह हाफिज। Thank you very much. It was lovely to be with you. Thank you very much. Allah hafiz. G percentile will be high. Thank you beta.